हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक ना, जिसमें हम बिना मिट्टी के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। पानी के अंदर में आप ऑक्सीजन सप्लाई कीजिए, पानी के अंदर में आप मिनरल्स को डाल दीजिए, ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये सबसे पहली बार सॉइल लेस टेक्निक एक साइंटिस्ट ने दिया था, जिसे हमने नाम दिया था हाइड्रोपोनिक्स। वो साइंटिस्ट का नाम बताइए, जिसे हम सिंपल भाषा में सॉइल लेस कल्चर कहते हैं, जिसे आप एनसीईआरटी का पहला लाइन है हाइड्रोपोनिक्स के बारे में। हाइड्रो का पानी के अंदर में प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, सभी को मालूम होगा, जूलियस वॉन सैक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। आमिर ने बताया 1816 में दिया था, ये मुझे भी नहीं याद है, ठीक है। तो जूलियस वॉन सैक ने दिया था हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक। चलिए फटाफट सेकेंड क्वेश्चन। टोटल जो एसेंशियल एलिमेंट है, टोटल जो एसेंशियल एलिमेंट है उसका नंबर कितना है? हाउ मेनी द एसेंशियल एलिमेंट, एसेंशियल एलिमेंट का नंबर कितना है? और ठीक है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे का आंसर करेक्ट होगा, कोई भी बच्चा गलत नहीं करेगा। आंसर इज द 17 इज द एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दिया? किसने ये डिसाइड किया कि जो एसेंशियलिटी डिसाइड करेंगे? एनसीईआरटी में 3 है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी में 3 पॉइंट्स गिवन है। तो वो किसने दिया? 2 साइंटिस्ट का नाम बताइए। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन टेस्ट सीरीज में पूछा जाता है, तो याद रखना, एर्नॉन एंड स्टॉट, ठीक है। आई थिंक सभी बच्चों को याद भी होगा, एंड स्टॉट, इस 2 साइंटिस्ट ने क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में पूछा गया कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से हमने 2 प्लांट ग्रो किए, उनका नाम बताइए। एनसीईआरटी में एक पॉइंट गिवन है ना, मुझे याद है, आपको भी याद होगा, कि हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक से हमने 2 तरह के प्लांट ग्रो किए हैं। बताइए उस प्लांट का नाम बताइए, ठीक है। ठीक है, कौन कौन सा है? कुकम्बर है एंड द टोमेटो, कुकम्बर एंड द टोमेटो, ठीक है। लेट्यूस दिया होगा। लेट्यूस क्या होता है? सलाद ना, लेट्यूस का मतलब क्या होता है? सलाद। चलो ठीक है, तो ये याद रखना है। चलो ठीक है, गिव मी द 4 एग्जांपल ऑफ द बेनिफिशियल एलिमेंट, गिव मी द 4 एग्जांपल ऑफ द बेनिफिशियल एलिमेंट। मैं उसको थोड़ा सा बता दूं, उसका कोड वर्ड एस से स्टार्ट होगा। 4 ऐसे एलिमेंट का नाम बताइए जो कि बेनिफिशियल है। हायर प्लांट को एसेंशियल एलिमेंट के अलावा 4 एलिमेंट की और जरूरत पड़ती है, जिसे आप बेनिफिशियल एलिमेंट कहते हैं, जिनमें से 3 का नाम एस से स्टार्ट होगा। आई थिंक सभी बच्चे का आंसर सही है। सोडियम, सिलिकॉन, सेलेनियम एंड द कोबाल्ट। कॉपर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, ये बताइए, एनसीईआरटी में एक वर्ड दिया है, who is known as a trace element। ट्रेस एलिमेंट किसे कहते हैं? TRACE, who is known as a trace element, who is known as trace element, ये बताइए फटाफट। तो बोलेगे सर कुछ नहीं है, ट्रेस एलिमेंट वहां फालतू चीज है। ट्रेस एलिमेंट एक्चुअली में माइक्रो न्यूट्रिएंट को ही कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट को ही हम लोग ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए, मुझे ध्यान से बताइएगा, ठीक है ना। रुबिस्को और पेप्को, जो कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, उसे एक्टिवेट करने के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ती है? रुबिस्को एंड द पेप्को कार्बोक्सिलेटिंग एंजाइम है, CO2 को एक्सेप्ट करते हैं, उनको एक्टिवेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ये एनसीईआरटी में गिवन है, याद रखना है। सभी का आंसर करेक्ट है, Mg+2 मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। चलिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में एक इंपॉर्टेंट एंजाइम है नाइट्रोजिनेस ना, और एक एंजाइम होता है नाइट्रेट रिडक्टेस। तो नाइट्रेट रिडक्टेस ना, और फिर कौन सा है? नाइट्रोजिनेस। या ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ठीक है, सभी का आंसर सही है सर, आंसर इज द मोलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है। सेकेंड मैं पूछ रहा हूं ना,
दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम। सेकंड, कार्बोक्सीपेप्टिडेस और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है? ठीक है, तो सभी का आंसर करेक्ट है। आंसर इज अ जिंक। याद रखिएगा, 3 एंजाइम, वापस से सुन लीजिए। दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम, उसे भी एक्टिवेट कोफैक्टर कौन करेगा? जिंक। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस जिंक। कार्बोक्सीपेप्टाइडेस जिंक करेगा। चलिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कंट्रोल करने के लिए कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बेटा केवल है पोटेशियम। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल पोटेशियम है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्लोराइड आयन भी याद रखिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग केवल पोटेशियम है, लेकिन क्लोराइड आयन भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन जो है वो मिडिल लैमेला को बनाने में स्पिंडल फाइबर को, स्पिंडल फाइबर जो ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर के बनता है, उसे बनाने में, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और जो सेल मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है। 3 लाइन मैंने बता दिया। क्या क्या मैंने बोला? जो स्पिंडल फाइबर को बनाने में, मिडिल लैमेला को बनाने में, और मेम्ब्रेन परमिबिलिटी को कंट्रोल करता है। सभी बच्चों को याद रखना, इज अ कैल्शियम आयन। अगर आप मिडिल लैमेला के बारे में पढ़िएगा, तो ये आपका एक प्लांट सेल है और ये आपका एक प्लांट सेल है। 2 प्लांट सेल के बीच में कॉमन सीमेंटिंग लेयर, एनसीईआरटी वर्ड यूज करता है, कॉमन सीमेंटिंग लेयर मिडिल लैमेला होता है। ये मिडिल लैमेला बना होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का। लेकिन एनसीईआरटी केवल कैल्शियम पेक्टेट लिखता है, लेकिन ऑप्शन में अगर दोनों आए तो ध्यान से सुनिएगा ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैल्शियम पेक्टेट इज द राइट, करेक्ट, लेकिन मैग्नीशियम पेक्टेट भी उसमें पाया जाता है। जब फ्रूट राइपन होता है, पकता है, तो वो पेक्टिनेज एंजाइम इसे तोड़ देगा, डिसॉल्व कर देगा, जिससे ये फ्रूट पकने के बाद ना, फ्रूट पकने के बाद जब कच्चा होता है हार्ड होता है, पकने के बाद में वो क्या हो जाता है? आसानी से सॉफ्टनिंग होता है, क्योंकि पेक्टिनेज एंजाइम इस मिडिल लैमेला को तोड़ देता है। चलिए ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। ये मुझे बताइए कि सल्फर कंटेनिंग 2 एमाइनो एसिड का नाम बताइए। ऐसे एमाइनो एसिड का नाम बताइए जो सल्फर कंटेनिंग है। शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था, चीफ मिनिस्टर याद रखना है। चीफ मिनिस्टर उसका शॉर्टकट है सीएम, तो याद करिए और बताइए। वन इज द सिस्टीन और वन इज द मिथियोनिन। सिस्टीन एंड मिथियोनिन याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन ऐसा एलिमेंट है, कौन ऐसा एलिमेंट है, ध्यान से सुनिए, जो कि माइक्रोन्यूट्रिएंट में है लेकिन सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है? कौन ऐसा है जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला माइक्रोन्यूट्रिएंट है? तो आंसर इज द, एनसीईआरटी में लिखा है आयरन। एमंग माइक्रो इट इज द मोस्ट एबंडेंट, सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटालेस, एक एंजाइम है जिसका नाम है परऑक्सीडेस, ठीक है, और एक वर्ड है जिसका नाम है साइटोक्रोम, साइटोक्रोम, ठीक ना। एक वर्ड है, एनसीईआरटी का वर्ड है, ध्यान से बताइएगा ना, फेरोडॉक्सिन। यहां कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? एकदम एनसीईआरटी का वर्ड है, कैटालेस, परऑक्सीडेस, साइटोक्रोम। जितना भी साइटोक्रोम होगा, सारे साइटोक्रोम के अंदर आयरन होंगे, सारे साइटोक्रोम के अंदर आयरन होगा। फेरोडॉक्सिन, एफडी, फेरोडॉक्सिन के अंदर आयरन प्लस सल्फर दोनों होते हैं ना, तो याद रखिएगा। चलिए, ऐसे साइटोक्रोम का नाम बताइए जिसमें आयरन के अलावा कॉपर भी है। ऐसे साइटोक्रोम का नाम बताइए जिसके अंदर आयरन के अलावा कॉपर भी है। ये रेस्पिरेशन चैप्टर में पूछा जाएगा। ऐसे साइटोक्रोम का नाम बताइए जिसमें आयरन तो है ही है, साथ साथ कॉपर भी है। 2 कॉपर सेंटर, एनसीईआरटी का वर्ड है 2 कॉपर सेंटर। याद रखिएगा, साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 के अंदर में आयरन के अलावा कॉपर भी पाया जाता है। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोलिसिस ऑफ वाटर में वाटर टूट करके ऑक्सीजन रिलीज करता है। इस ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को बनाने में
एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2, मेरे अकॉर्डिंग 3 एलिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग सब्सटेंस ना, वाटर को तोड़ करके जो ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये वाटर टूटा, ऑक्सीजन रिलीज हुआ फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो इस दौरान ओईसी को एक्टिवेट करने के लिए 3 मिनरल्स चाहिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 याद रखना, Mn प्लस, Cl माइनस एंड द कैल्शियम प्लस 2। आई थिंक सबको याद होगा। चलिए ठीक है, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए किस एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी? पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन के लिए पॉलन ग्रेन जो गिरेगा, ये आपका है स्टिग्मा, ये स्टाइल, दिस इज द ओवरी, और ये है पॉलन ग्रेन। तो पॉलन ग्रेन से बनता है पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन में, वापस से सुनिए, पॉलन ट्यूब तो बना, सेल इलोंगेट हुआ ना, पॉलन ट्यूब का सेल क्या हुआ? इलोंगेट हुआ। दिस सेल इलोंगेशन के लिए भी वही चाहिए। और थर्ड, कैल्शियम के अपटेक और यूटिलाइजेशन में भी कौन चाहिए? बोरॉन। तो याद रखिएगा बोरॉन। देखिए, एक तो पॉलन ट्यूब खींच करके लंबा हो रहा है, तो सेल इलोंगेशन में बोरॉन, पॉलन ग्रेन जर्मिनेशन में बोरॉन, और थर्ड मैंने क्या बोला? कैल्शियम के अपटेक में और यूटिलाइजेशन में, और कार्बोहाइड्रेट के ट्रांसलोकेशन में भी किसका यूज होगा? बोरॉन का। तो ऐसे धीरे धीरे याद होगा, ऐसा नहीं कि अचानक से याद नहीं होता, धीरे 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 याद हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, ये बताइए फटाफट। ठीक है, यूरियस एक एंजाइम है ना, यूरियस एक एंजाइम है, एनसीईआरटी में नहीं है। इस यूरियस को तोड़ना है, यानी यूरिया को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए यूरियस, उसे एक्टिवेट करने के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ेगी? एक एंजाइम है यूरियस जो यूरिया को ब्रेक करता है, तो उसके लिए एक एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। इट इज अ निकेल, निकेल, Ni, निकेल इज ना, निकेल एक्टिवेट करेगा किसे? यूरियस एंजाइम को। चलो ठीक है, तो यानी कि तुम्हारा ये वाला पार्ट भी ठीक ठाक है, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें इश्यू होना चाहिए इसमें से। ठीक है, फिर भी मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। ठीक है, ये बताइए, फोटोसिंथेसिस के दौरान में एक ब्लू कलर का ना प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉपर कंटेनिंग होता है, उसका नाम बताइए। फोटोसिंथेसिस के दौरान में एक ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर होता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करता है, वो फोटो सिस्टम 1 तक इलेक्ट्रॉन ले जाता है। याद रखिएगा उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन, इसे बनाने में कौन हो गया? कॉपर। आप लोगों ने बोला साइटोक्रोम A3 बनाने में वो भी कौन इन्वॉल्व होगा? कॉपर। चलिए ठीक है, तो कॉपर में 2 चीज याद रखिएगा। चलिए ठीक है, ये यहां तक आपको याद हो गया। चलो वापस से, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रेट रिडक्टेस और नाइट्रोजिनेस में इंपॉर्टेंट रोल कौन सा एलिमेंट करता है? तो एकदम गांठ बांध दो, ये सब एकदम रट्टा होना चाहिए, जैसे ही बोले आंसर आ जाना चाहिए, ओ यही होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है सर, 100% यही चीज होगा। चलो ठीक है, यानी ठीक है, चलो याद हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे आओ। चलो ये बताइए, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ना, जो आपके 17 एलिमेंट है, इन 17 एलिमेंट में मुझे कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए जिसे मैं मोबाइल मानूंगा, जो कि ओल्ड ओल्ड पार्ट से रिलीज होकर के यंगर पार्ट की तरफ मूव कर जाता है, उसे मैं मोबाइल एलिमेंट कहता हूं ना। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो आपको बताना है मोबाइल एलिमेंट का एग्जाम्पल कौन कौन होगा। तो मेरे में से सभी बच्चे ने याद किया होगा एनपीकेएस। एनपीकेएस, इस पे थोड़ा कंफ्यूजन है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जैसा क्वेश्चन में देखिएगा तब सोचिएगा ना, अभी से रट्टा नहीं मार के जाना है, क्योंकि कुछ एनसीईआरटी के बुक सल्फर को भी कंसीडर करते हैं, लेकिन आपके एलएन के बुकलेट में सल्फर को मोबाइल माना, मैंने मोबाइल में पढ़ा दिया है, लेकिन एनसीईआरटी सल्फर को इमोबाइल भी कंसीडर करती है। तो क्वेश्चन को देखिएगा पहले ध्यान से, फिर आंसर कीजिएगा। चलो इमोबाइल बताइए, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब एक ही इमोबाइल है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही इमोबाइल एलिमेंट है जिसका नाम आप सभी को मालूम है, इट इज अ कैल्शियम, Ca+2 कैल्शियम। चलिए ठीक है, क्वेश्चन मैं पुट अप कर रहा हूं।
अगर मैंने इमोबाइल एलिमेंट की कमी कर दी, अगर मैंने इमोबाइल एलिमेंट की कमी कर दी, तो फर्स्ट सिम्टम कहां होगा? ठीक है, यंगर वन में या ओल्डर में? यंगर में या ओल्डर में? तो बोलेंगे सर इमोबाइल है, ओल्डर से यंगर पहुंचेगा नहीं, यंगर को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो यंगर में पहला सिम्टम दिखेगा। इसका उल्टा, अगर मैंने मोबाइल की कमी कर दी, तो ओल्डर से यंगर की तरफ मूव कर जाएगा, तो ओल्डर में कमी हो जाएगी, ओल्डर में पहला सिम्टम दिखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन से एलिमेंट है जो क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कौन कौन से एलिमेंट है जो क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? थोड़ा लंबा है लेकिन ट्रिक तो याद रखना पड़ेगा। कौन कौन से एलिमेंट है जो क्लोरोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोरोसिस? बोले सर याद है हमें, नमो, ये है ना, नमो, फेक, फेक, मंजन, मनजन, मग से, सर हमें याद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेक्रोसिस? नेक्रोसिस का मतलब यंग स्टेज में ही टिश्यू का डेथ होना। प्लांट के अंदर में जो लीफ है वो टिश्यू से बने, यंग फेज में उसका डेथ होना किस मिनरल की कमी से होगा? तो एनसीईआरटी में 4 दे रखे, कुक का मैगी, कुक का मैगी, ये याद रखना है, नेक्रोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोले ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए डिले इन फ्लावरिंग, नहीं नहीं उससे पहले, ठीक है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में कमी होना, रुक जाना, तो उसके लिए क्या याद है? तो इस सभी को याद है सर, कमोशन, कमोशन, कमोशन। ठीक है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन हो गया। डिले इन फ्लावरिंग, डिले इन फ्लावरिंग आई थिंक आप सभी को याद होगा, डिले इन फ्लावरिंग है मोशन, मोशन। चलिए एनसीईआरटी के एक वर्ड को अच्छे से पढ़िएगा, एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है आपके एनसीईआरटी में कि देखिए एक एलिमेंट जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पोटेशियम को ले लिया या नाइट्रोजन को मैंने ले लिया, तो नाइट्रोजन की कमी से डिले इन फ्लावरिंग भी हो सकता है, नाइट्रोजन की कमी से सेल डिवीजन में कमी भी हो सकता है, नाइट्रोजन की कमी से क्लोरोसिस भी होता है। एक एलिमेंट की कमी से एक से ज्यादा तरह के सिम्टम अपीयर हो सकते हैं, एनसीईआरटी का वर्ड है। एक एलिमेंट की कमी से, जैसे पोटेशियम की कमी से क्लोरोसिस भी हो गया, नेक्रोसिस भी हो गया, सेल डिवीजन भी हो गया। हाँ, एक एलिमेंट की कमी से एक से ज्यादा तरह के सिम्टम हो सकते हैं। और सेकेंड एनसीईआरटी का वर्ड है कि एक जो सिम्टम होता है उसके लिए एक से ज्यादा मिनरल रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोसिस केवल एक से नहीं हो रहा, एक से ज्यादा एलिमेंट क्लोरोसिस कॉज कर सकते हैं, तो यह ध्यान देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मैंने बोरॉन की मैंने एमएन मैग्नीज का अमाउंट बढ़ा दिया, एमएन टॉक्सिसिटी कर दिया, तो प्लांट के अंदर कौन सी बीमारी हो जाएगी? प्लांट के लीफ में कुछ बीमारी दे रखा है, नाम बताइए। अगर मैंने एमएन का अमाउंट बढ़ा दिया तो लीफ के अंदर में कुछ स्पॉट्स बन जाएंगे, यही मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, वो बीमारी क्या होगा? उस बीमारी का नाम बताइए। तो बोलेंगे बहुत सिंपल सा बीमारी है सर, हमें याद है, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। तो चलो ठीक है, ब्राउन स्पॉट एट क्लोरोटिक वेन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल जो एब्जॉर्ब होता है, मिनरल रूट से एब्जॉर्ब होगा, तो उसके दो फेज होते हैं, फटाफट मुझे बताइए। मिनरल जो एब्जॉर्ब होगा, पहले मैं थोड़ा क्लू दे देता हूं, टेंशन मत लो, क्लू दे देता हूं। पहला फेज में ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, सेल वॉल को होते हुए जाएगा, सेल वॉल परमिएबल होता है, फास्ट होगा, इसे क्या कहेंगे? द फर्स्ट फेज फास्ट होगा, कोई कैरियर प्रोटीन नहीं चाहिए, वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, कोई एटीपी नहीं चाहिए, इसे कहते हैं एपोप्लास्ट। एपो का मतलब अवे, प्लास्ट का मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में एंट्री नहीं हुई है, साइटोप्लाज्म से बाहर है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है, फास्ट होगा, और ये पैसिव होगा, एनर्जी नहीं चाहिए। अब सेकेंड फेज मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा तो क्या चाहिए? कैरियर प्रोटीन। हाँ, अब साइटोप्लाज्म में इंटर कर गया,
तो इसे हम लोग कहेंगे सिंप्लास्ट, जो कि फास्ट नहीं होगा, स्लो होगा, सिलेक्टिव होगा, कैरियर प्रोटीन से होगा और एटीपी चाहिए। चलिए यहां तक आप लोगों का ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ठीक है, विच इज द नॉन मिनरल एलिमेंट। 17 एलिमेंट में 3 ऐसे एलिमेंट है जो मिट्टी से नहीं जाते, या तो पानी से जाएंगे या तो हवा से जाएंगे। मिनरल यानी कि मिनरल के अंदर रॉक, पत्थर टूटा, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स हो गए, वो मिनरल्स के थ्रू ना प्लांट में जाएगा तो मिनरल एलिमेंट कहलाएगा। नॉन मिनरल एलिमेंट 3 ही है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। चलो ठीक है, क्रिटिकल एलिमेंट कौन है। लाइफ के लिए कुछ क्रिटिकल होना चाहिए, क्रिटिकल एलिमेंट तो बोलेंगे 3, एनपीके। ये 3 जो है एनपीके वो होते क्रिटिकल एलिमेंट, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। चलो फटाफट मुझे 2 ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। 2 ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। गिव मी द एग्जांपल ऑफ 2 बैक्टीरिया विच परफॉर्म डीनाइट्रिफिकेशन, यानी नाइट्रेट को, NO3 माइनस को वो गैसियस फॉर्म N2 में कन्वर्ट कर देता है, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एनसीईआरटी में 2 एग्जांपल है, अब सभी को याद होगा। ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सभी का करेक्ट है। दोनों बोलो, दोनों एक साथ, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस, स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। चलो ठीक है, गिव मी द एग्जांपल ऑफ, गिव मी द एग्जांपल ऑफ। मैं पहले उसको लिख रहा हूं, ध्यान से देखना फिर फिलअप करना। ये अमोनियम आयन है NH4 प्लस, यहां से जाएगा NO2 माइनस में। यहां पर 2 बैक्टीरिया चाहिए, A और B। ये कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया है, ऑक्सीडाइज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, उससे अपना खाना बनाएंगे। NO2 माइनस से अब जाएगा NO3 माइनस, इसके लिए चाहिए C&D नाम का बैक्टीरिया, C&D नाम का बैक्टीरिया। तो अपने मन से कुछ भी नहीं भरना होता है, आपको लिखना है कि NH4 प्लस अमोनियम आयन से नाइट्राइट तक बनना, उसके लिए 2 बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, बताइए इनका नाम। तो अपने मन से नहीं कि कुछ भी याद है कर दी। ए और बी एनसीईआरटी में गिवन है, तो याद रखना है, इसका नाम होगा नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। ठीक है, चलिए ये बताइए, सी नाइट्राइट से नाइट्रेट तक बनना, तो याद रखिएगा ये कौन होगा। ठीक है, एनसीईआरटी में एक ही है, एनसीईआरटी में एक ही है, तो याद रखिएगा नाइट्रोबैक्टर। मैंने एक और आपको बताया था नाइट्रोसिस्टिस, मैंने एक और आपको बताया, एलएन के बुकलेट में मिल जाएगा, नाइट्रोसिस्टिस। और यहां है नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर एनसीईआरटी में गिवन है। द होल प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन, द होल प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। और ये कैसे नेचर के चारों बैक्टीरिया, ये कीमो ऑटोट्रॉफ है, वो ऑक्सीडाइज करेंगे, एनर्जी रिलीज होगा, इसी एनर्जी से वो फूड बनाएंगे, याद रखिएगा कीमो ऑटोट्रॉफ है। चलिए ठीक है, ये यहां तक आता है। चलिए नेक्स्ट बताइए, एनसीईआरटी में नहीं है, बताना है, हम लोग मरने के बाद हमारा बॉडी डिकम्पोज होगा और अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हमारा जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, बायोमास, हमारा जो बॉडी का पूरे अंदर में, बॉडी में जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इनऑर्गेनिक है, ये बायोमास है, वो डिकम्पोज करके अमोनिया में कन्वर्ट होगा, इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। तो 2 ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो अमोनिफिकेशन करेंगे, अमोनिफिकेशन करेंगे। तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैंने याद कराया है, याद रखिएगा बैसिलस वल्गैरिस, बैसिलस वल्गैरिस। और एक का नाम याद रखिएगा बैसिलस रैमोसस, बैसिलस रैमोसस। तो ये आपको 2 याद रखने हैं, आई थिंक सबको याद भी। चलो ठीक है, करेक्ट है, मतलब एक एक चीज आपको पॉइंट वाइज याद रखना है। चलो नेक्स्ट, मुझे 3 ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो फ्री लिविंग फॉर्म है, अकेले नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे, वो भी एरोबिक नेचर के हैं। चलो 2 ही बता दो, एनसीईआरटी में 2 ही है।
ठीक है। और 3 मुझे बताइए एनएरोबिक के, मैंने बहुत अच्छे से आपको ट्रिक बताया था, वो अकेले हैं, किसी की जरूरत नहीं है, फ्री लिविंग है, मिट्टी में अकेले हैं, उनके पास एंजाइम है नाइट्रोजनस, पकड़ेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। लेकिन 2 एनसीईआरटी में एरोबिक है, याद रखिएगा ए और बी, ए बी, एजोटोबैक्टर एंड बीजरनेकिया, एजोटोबैक्टर एंड बीजरनेकिया। एनारोबिक 3 है, आर सी बी, आर सी बी ना, रोडोस्पाइरलम, क्लोस्ट्रीडियम एंड बैसिलस। ये एकदम रट्टा मारा होना चाहिए, ये एकदम रट्टा मारा होना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है। तीसरा, मुझे बताइए कि सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, एक ऐसा सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम बताइए जो नॉन लेग्यूम प्लांट में, नॉन लेग्यूम प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। थोड़ा सा मैं उसका बता दूं, ठीक है। वो फिलामेंटस नेचर का होता है। एनसीईआरटी कहता है वो फिलामेंटस है, एक के ऊपर सेल रखे, फिलामेंटस है। एक ही एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में एक ही है जिसका नाम है, ठीक है, दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड फ्रैंकिया, दिस बैक्टीरिया इज कॉल्ड फ्रैंकिया। और मुझे बताइए नॉन लेग्यूम के एग्जांपल, एनसीईआरटी में एक ही दे रखा है, मैंने आपको 3 बताए। मुझे ऐसे प्लांट का नाम बताइए जो नॉन लेग्यूम प्लांट है, ठीक है। एक ही एनसीईआरटी में नाम दे रखा है, आई थिंक सबको याद होगा, सबको याद होगा, अल्नस। अल्नस एक नॉन लेग्यूम प्लांट है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था एक दो और याद रख लो, जैसे कि आप याद रखते हो कैजुरीना, कैजुरीना, मिरिका, मिरिका, और ठीक है जिंको। लेकिन जिंको जो है जिम्नोस्पर्म है, ये सारे अल्नस, कैजुरीना, मेरिका, ये सब एनजीओ है, लेकिन आपका जिंको है वो है आपका जिम्नो, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए फटाफट मुझे 3 ऐसे प्लांट बताइए जो लेग्यूमिनस नेचर के, लेग्यूम प्लांट है, उसका नाम बताइए। 3 लेग्यूम प्लांट के एग्जाम्पल का नाम बताइए। एनसीईआरटी में तो भर भर के दे रखा है, एनसीईआरटी में भर भर के दे रखा है, तो आप 3 एग्जाम्पल बता दीजिए जो एनसीईआरटी में गिवन है। चलो फटाफट जाओ और बताइए, ठीक है। याद है बीन, एनसीईआरटी में देखना बीन, ब्रॉड बीन, ये लेंटिल्स, लेंटिल्स दे रखा है, सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, पी हो गया, स्वीट पी, अल्फा अल्फा, लेंटिल्स। तो याद रखिएगा, यानी एनसीईआरटी में जो भी गिवन है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि बैक्टीरिया तो राइजोबियम है, बैक्टीरिया तो राइजोबियम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। बैक्टीरिया तो राइजोबियम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द नोड्यूल्स आर पिंक इन कलर, व्हाई द नोड्यूल्स आर पिंक इन कलर। नोड्यूल्स को आप काटते हो तो पिंक कलर का क्यों होता है? व्हाई द नोड्यूल्स आर पिंक इन कलर। तो बोलेंगे सर बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नोड्यूल्स को काटिएगा सर पिंक दिखेगा, रीजन है इस नोड्यूल्स के अंदर में भरे पड़े LHB, लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन है, इसके चलते उसका रेड और पिंक कलर दिखता है। सेकेंड क्वेश्चन बनेगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ LHB, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन। हाँ एकदम एनसीईआरटी का वर्ड बोलो, एनसीईआरटी ने क्या वर्ड बोला है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ऑक्सीजन स्कैवेंजर, ठीक है, बस खत्म, और नहीं, ऑक्सीजन स्कैवेंजर हो गया, स्कैवेंजर, स्कैवेंजर मतलब सफाई करने वाला, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेस, इट इज अ सेंसिटिव टुवर्ड्स, क्वेश्चन ये है कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए एंजाइम चाहिए नाइट्रोजिनेस, हिज सेंसिटिव टुवर्ड्स, यानी उसके प्रेजेंस में ये काम नहीं करेगा। नाइट्रोजिनेस एंजाइम इज सेंसिटिव टुवर्ड्स, बस सिंपल सा आंसर पूछा जाता है। बोले सर ऑक्सीजन होगा ये काम नहीं करेगा, सर ये ऑक्सीजन होगा ना तो ये काम करना बंद कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बैक्टीरिया इंटर करता है, तो बैक्टीरिया के अंदर में ये जो आपका राइजोबियम बैक्टीरिया है, इस राइजोबियम बैक्टीरिया के अंदर 3 कौन कौन से जीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? एनसीईआरटी में नहीं है,
एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको 3 जीन का नाम याद रखना है, नॉड, एक का नाम है निफ और एक का नाम है फिक्स। ये 3 जीन है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और प्लांट के साइड से केवल होगा, प्लांट के साइड से केवल एक ही होगा जिसका नाम होगा नॉड। निफ और फिक्स प्लांट में नहीं होंगे, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, आपको मैंने बताया एनसीईआरटी में नहीं है एक्चुअली में, नाइट्रोजिनेज जो एंजाइम है उसके 2 पार्ट है, एक लार्जर और एक स्मॉलर। बताइए, लार्जर 2 एलिमेंट के मिलने से बना है, उसमें 2 एलिमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में ये पॉइंट गिवन है कि जो नाइट्रोजिनेज है, जो नाइट्रोजिनेज है वहां पर 2 होंगे, एक का नाम होगा मोलिब्डेनम और एक का होगा आयरन, MOFA। जो स्मॉलर होंगे उसमें होंगे केवल आयरन पार्ट होगा, और लार्जर पार्ट से बाइंड करेगा सबस्ट्रेट N2 और स्मॉलर से बाइंड करेगा ATP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक N2 को, ध्यान से सुनिएगा, एक N2 को, ठीक है, तोड़ना है। कितने बॉन्ड है? 3 ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ, मतलब 3 कोवैलेंट बॉन्ड है। उनको तोड़ने के लिए हमें चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, 8 प्रोटॉन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है तो हमें चाहिए 2 ATP, 8 इलेक्ट्रॉन है तो 16 ATP चाहिए होता है। बोले ठीक है सर। N2 से अमोनिया तो बन जाएगा, N2 से अमोनिया तो बन जाएगा, लेकिन एक बाई प्रोडक्ट बनेगा जो नीट में आया था, हाइड्रोजन। एक बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में हाइड्रोजन भी बन के निकलता है, और इस दौरान 16 ATP टूट गए, 16 ADP बना और 16 फॉस्फेट आयन के फॉर्म में रिलीज हो गए। क्वेश्चन ये है, ये जो ATP है उसका भरपाई कौन करेगा? जो ATP है उसका भरपाई कौन करेगा, कहां से आएगा? व्हाट इज द सोर्स ऑफ ATP? ये तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, राइजोबियम और प्लांट के बीच हो रहा है, तो ये जो ATP का भरपाई कौन करेगा? तो एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन, यानी जहां पर चैप्टर इंड हो रहा है उसका फर्स्ट लाइन पे लिखा है, फ्रॉम द होस्ट रिस्पिरेशन, फ्रॉम द होस्ट रिस्पिरेशन। होस्ट रिस्पिरेशन करेगा, उससे एटीपी जनरेट होगा, उसी से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का भरपाई किया जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, 2 अमोनिया बनाने के लिए आपको 16 एटीपी चाहिए था। कभी कभी क्वेश्चन में एक अमोनिया पूछ देता है, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी में जो दिया है वो 2 अमोनिया के लिए गिवन है, एक के लिए पूछेगा तो आंसर 8 करिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी का ये वर्ड है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट, आपके एनसीईआरटी में लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग दैट जो राइजोबियम है वो कैसा नेचर का है, एरोबिक और एनारोबिक? चलिए बताइए आप लोग थोड़ा, एनारोबिक है या एरोबिक है, क्या कहना है आपका? इट इज इंटरेस्टिंग दैट, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जब बाहर रहेगा, मिट्टी में रहेगा, प्लांट से दूर रहेगा, तो वो रहेगा एरोबिक नेचर का। जब वो फ्री लिविंग फॉर्म में रहता है, अकेले मिट्टी में रहता है, तो वो एटीपी उसे चाहिए ज्यादा अमाउंट में, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। लेकिन जैसे ही वो प्लांट के अंदर जाता है, तो अंदर में लेग हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन को हटा चुका है, तो अंदर में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अपने आप को स्विच कर लेगा एनएरोबिक कंडीशन में, यानी अनएरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करता है। तो जब फ्री लिविंग होगा एरोबिक, लेकिन जिसे वो अंदर जाएगा अपने आप को स्विच कर लेगा एनारोबिक रेस्पिरेशन में, क्योंकि अंदर में ऑक्सीजन की कमी है। चलिए ठीक है, तो मेरे में से सभी को क्लियर है। चलो नेक्स्ट, सबसे डिफिकल्ट पार्ट, ये बताइए कि फेट ऑफ अमोनिया क्या होगा। जो भैया आपने अमोनिया तो बना दिया, अमोनिया क्या होता है? एट फिजियोलॉजिकल पीएच प्रोटॉन को गेन करेगा और बनेगा अमोनियम आयन। इस अमोनियम आयन का क्या करोगे? व्हाट इज द फेट ऑफ अमोनिया? इस अमोनियम आयन का प्लांट क्या करेगा? चलिए 2 रीजन बताइए, क्या करेगा?
ठीक है, नहीं 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 आलिया फिर से ठीक करो, ठीक करो, नहीं 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 नहीं, सभी का गलत है। एक मिनट आराम से, मैंने क्या बोला था? अरे सिंपल ना, सिंपल। अमोनिया को क्या करोगे तो हम लोग बनाएंगे एमाइनो एसिड, क्या था, हम अमोनियम आयन का क्या यूज करेंगे एमाइनो एसिड बनाने में। लेकिन ऑलरेडी एमाइनो एसिड ज्यादा है तो बोलेंगे हम लोग एमाइड बनाने में यूज कर लेंगे। या तो एमाइनो एसिड बनाओ या तो एमाइड बनाओ। सर एमाइनो एसिड कैसे बनाएंगे? इस एमाइनो एसिड बनाने के लिए आपके पास प्रोसेस ए है रिडक्टिव एमिनेशन और प्रोसेस बी है आपका ट्रांस एमिनेशन। प्रोसेस बी है ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, एकदम सिंपल है। रिडक्टिव एमिनेशन में क्या होगा, एक कीटो एसिड आएगा ना और वो अमोनियम आयन को पकड़ लेगा और वो बनेगा एमाइनो एसिड। इस प्रोसेस से जो मेन एमाइनो एसिड बनता है वो ग्लूटामिक एसिड बनता है। अब ये ग्लूटामिक एसिड का दायित्व है, ये ग्लूटामिक एसिड पे दिया गया है उसे कि भैया आप जाओ दूसरे कीटो एसिड के पास, ग्लूटामिक एसिड आप जाओ, आप मेन हो। एनसीईआरटी क्या लिखता है, द ग्लूटामिक इज द मेन एमाइनो एसिड जो अपना एमाइन ग्रुप डोनेट कर देगा दूसरे कीटो एसिड को और नए एमाइनो एसिड का फॉर्मेशन स्टार्ट कराएगा। दिस इज कॉल्ड ट्रांस एमिनेशन। ग्लूटामिक एसिड इज द मेन एमाइनो एसिड जो अलग अलग कीटो एसिड के पास जाएगा, उसे एमाइन ग्रुप दे देगा और वो नए एमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ट्रांस एमिनेशन। लेकिन पहले खुद ग्लूटामिक एसिड बनना तो है ना, उसके लिए हमें रिडक्टिव एमिनेशन कराना पड़ता है। सर नहीं हमारे पास तो खूब एमाइनो एसिड है, तो मत बनाओ रे भाई, मत बनाओ, टेंशन मत ले, इमाइड बना लो। सर कैसे? ग्लूटामिक एसिड एक अमोनियम आयन से बाइंड करेगा और ये बन जाएगा ग्लूटामीन। स्पार्टिक एसिड एक अमोनियम आयन से बाइंड करेगा और बनेगा स्पाराजीन। तो ग्लूटामीन और स्पाराजीन में ऑलरेडी दो दो कितने हो गए, दो दो नाइट्रोजन ग्रुप हो गए, रिच हो गए ना, उनमें नाइट्रोजन का अमाउंट रिच हो गया। तो ये अब जाइलम के थ्रू मूव करेंगे और अपर पार्ट लीफ में स्टेम में ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन एमाइड क्या होता है, ये तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एमाइड क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक थोड़ी है। और ऑर्गेनिक किससे जा रहा है, जाइलम से जा रहा है। इसलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में ये वर्ड लिखा है। नाइट्रोजन जो मैक्सिमम जो जाता है वो ऑर्गेनिक फॉर्म में से ही जाता है, थ्रू द जाइलम। तो ये चीज याद रखिएगा। चलो ठीक है, चलो ये बताओ सोयाबीन प्लांट में नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफर होता है? सोयाबीन प्लांट में नाइट्रोजन कैसे ट्रांसफर होता है? तो बोले सर वहां ये सब प्रोसेस नहीं है एमाइडोमाइड बनाना, वहां यूरियाइड्स बन जाता है, वहां यूरिया होते हैं, वो पकड़ लेता है और यूरियाइड्स बन जाता है। कहीं कहीं पे देखो, कहीं कहीं पे सोयाबीन प्लांट ना लिख करके वो लिख देंगे ट्रॉपिकल प्लांट, तो याद रखना वहां यूरिया एमाइन ग्रुप को पकड़ लेगा, यूरियाइड्स बनेगा। चलो ठीक है, हु इज द मेन एमाइनो एसिड which is responsible for transamination? Who is the main amino acid which is responsible for transamination? बताइए, अभी तो मैंने बताया which is main amino acid responsible for transamination। ट्रांसएमिनेशन प्रोसेस कराने में मेन एमाइनो एसिड कौन सा होगा? ठीक है, अरे आमिर जया कौन सा एमाइनो एसिड, ए ग्लाइ, अरे हसनैन अरे अभी तो बताया रे भाई, मेन जो एमाइनो एसिड है ना, जो अपना एमाइन ग्रुप को डोनेट करके नया एमाइनो एसिड बनाने में इन्वॉल्व होता है, ट्रांसएमिनेशन कराता है, वो ग्लूटामिक एसिड है, वो ग्लूटामिक एसिड है। चलो ठीक है, आंसर इज द ग्लूटामिक एसिड, अभी तो बताया। चलो दो एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। गिव मी द टू नेम ऑफ एमाइनो एसिड विच कंटेन एमाइड ग्रुप, एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए, एमाइड कंटेनिंग एमाइनो एसिड का नाम बताइए। तो बोलेंगे बहुत सिंपल है सर, स्पाराजीन एंड द ग्लूटामीन, स्पाराजीन एंड द ग्लूटामीन, स्पाराजीन एंड द ग्लूटामीन। चलो ठीक है, करेक्ट है। ठीक है, तो यानी कि ये चैप्टर तुम्हारा 100% क्लियर है। इस चैप्टर में अभी कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत विक्कत नहीं होगा, 100% तुम स्कोर कर लोगे। चलो ठीक है, ठीक है। अब चलो, अब मैं पूछता हूं थोड़ा रेस्पिरेशन से रिलेटेड।
चलो रेस्पिरेशन से रिलेटेड, आई थिंक तुम्हें रेस्पिरेशन आता ही हो, मैंने बहुत डिटेल से तुम लोगों को रेस्पिरेशन पढ़ाया है। चलो ये फटाफट बताना, यहाँ देखो ध्यान से, जो ये बताइए कि सबसे पहले जो एरोबिक रेस्पिरेशन होते हैं, ठीक है, उसका साइट बताते जाना है आपको फटाफट। मेरे अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, पहले ग्लूकोज टूटा, पायरुविक एसिड बना, फटाफट बताइए ग्लाइकोलिसिस का स्टेप कहां परफॉर्म होता है, ग्लाइकोलिसिस कहां होगा? तो बोले सर ग्लाइकोलिसिस कहां होगा? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और जब पायरुविक एसिड बनेगा और सेल में अगर ऑक्सीजन है तो वो करेगा लिंक रिएक्शन। चलिए बताइए, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है। तो लिंक रिएक्शन का साइट कहां है? ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बोलेगा सर बहुत आसान है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए थर्ड, क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल का साइट क्या है? व्हाट इज द साइट ऑफ क्रेब साइकिल? बोले सर बहुत आसान है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और हर साल का फेवरेट क्वेश्चन है, ईटीएस का साइट कहां है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का साइट कहां है? ईटीएस का साइट कहां है? तो बोले सर ये तो हमें आता है सर, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए ठीक है, अब फटाफट देखते हैं किसको कितना जल्दी याद होता है। ये बताइए ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप का था? ग्लाइकोलिसिस टोटल कितने स्टेप के? आंसर करेक्ट है 10। चलो करेक्ट है 10। चलिए बताइए 10 स्टेप के। इसे 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, उनके नाम पे इसका नामांकन हुआ है। 3 साइंटिस्ट ने ढूंढा था, उसके नाम पे EMP पाथवे कहते हैं। फटाफट नाम बताइए। तो ठीक है, आलिया ने सबसे पहले बताया इम्डन, मेयरहॉफ एंड पारनास। अरे देखो स्पेलिंग गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें थोड़ी ना स्पेलिंग लिखना है। इम्डन, मेयरहॉफ एंड पारनास, ये 3 साइंटिस्ट ने इसे पहली बार ढूंढा था। चलिए ठीक है, ये बताइए इस ग्लाइकोलिसिस के दौरान, एनसीईआरटी में नहीं है, स्टेप नंबर 3 पे एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं पेस मेकर एंजाइम। तो फटाफट बताइए, हु इज द पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? हु इज द पेस मेकर एंजाइम ऑफ ग्लाइकोलिसिस? तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपको मैंने रट्टा मरवा दिया है, उसको बस इतना जानना है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, PFK, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। ठीक है, वो स्पीड को बढ़ा भी सकता है और स्पीड को घटा भी सकता है। सेल में एनर्जी ज्यादा है तो भाई रिस्पिरेशन कम करो तो ग्लाइकोलिसिस को घटा देगा, लेकिन सेल में एनर्जी कम है तो ग्लाइकोलिसिस को बढ़ाना है। ये PFK स्टेप नंबर 3 पे होगा। चलिए, पिछले साल नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज। कहीं भी काइनेज वर्ड आएगा तो इसे एक्टिवेट करने के लिए एक एलिमेंट होता है, कौन? ये नीट में आ गया है क्वेश्चन। जहां भी काइनेज वर्ड आएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, पाइरुवेट काइनेज, जहां भी काइनेज आएगा याद रखिएगा Mg+2, Mg+2। हाँ, याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोले ठीक है सर, याद रहेगा। चलिए ये बताइए ग्लाइकोलिसिस के दौरान में किस स्टेप पे SLP होता है? थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है। 10 स्टेप में कहां कहां SLP होता है, यानी कि जहां कहां कहां पर अपने आप ATP सबस्ट्रेट के थ्रू बनते हैं। नौसीन ने करेक्ट बताया, आलिया ने करेक्ट, नहीं आलिया का गलत है। 7 और 10, 7 और 9 नहीं, 7 और 10 था, याद करो। 9 पे तो डिहाइड्रेशन होता था जहां तक मुझे याद है। 7 और 10 दो स्टेप थे जहां पर एक एक दो दो ATP बनते थे। चलिए ठीक है, चलिए बताइए ग्लाइकोलिसिस में कहां पास ऑक्सीडेशन होता है? ग्लाइकोलिसिस में कहां पास ऑक्सीडेशन होता है? तो याद रखना है स्टेप नंबर 6 पे NADH का फॉर्मेशन होता है, जहां पर पागल बनते PGAL, और पागल को ठीक करके PGA बनाया जाता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जहां तक मुझे याद है। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर सेल के अंदर में ऑक्सीजन अवेलेबल है तो ये पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड इंटर कर जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में और वो लिंक रिएक्शन से बनाएंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम A। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम A। इस लिंक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए।
हु इज द कॉम्प्लेक्स एंजाइम ऑफ द लिंक रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स एंजाइम चाहिए। उस स्पेशल कॉम्प्लेक्स एंजाइम का नाम याद रखना, पीडीएच। एनसीईआरटी में फुल फॉर्म गिवन है। चलिए बताइए क्या है। तो लेजर बहुत आसान है, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करने के लिए किस मिनरल की जरूरत पड़ेगी? तो एनसीईआरटी में एक ही है, Mg+2। लेकिन आपको मैंने बताया है इसे करने के लिए को फैक्टर चाहिए, आई थिंक 5, शायद तुम्हें 4 बताया होगा। 5 सर कौन कौन? एक तो एनसीईआरटी में गिवन है Mg+2, एक NAD+, ठीक है, एक का नाम कोएंजाइम है, तभी तो जाके जुड़ गया कोएंजाइम है, और एक का नाम है सर लिपोइक एसिड, लिपोइक एसिड, और लास्ट टीपीपी। इतना मैं नहीं पढ़ाता किसी को क्योंकि पहले पूछे जाते थे। तो यहां पर टीपीपी थियामीन, थाइमीन मत कर लीजिएगा, एडेनिन थाइमीन वाला। यहां पर थियामीन विटामिन B1 का डेरिवेटिव है, विटामिन B1 का डेरिवेटिव है। चलिए ठीक है, तो मेरे विषय सभी को याद होगा। चलिए चलिए आ जाइए अब क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल के दौरान फटाफट बताना, 10 स्टेप है, ध्यान से देखो, पहले लिख देता हूं तो मस्त समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए ध्यान से बताइएगा, क्रेब साइकिल के दौरान में कहां कहां पास ऑक्सीडेशन होता है? क्रेब साइकिल के दौरान में कहां कहां पर ऑक्सीडेशन होता है? तो बोले सर बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां भी इवन नंबर होगा तो लिख लेते हैं सर। देखिए इवन कहां कहां पर से सर, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 10 है सर। 2 को कांटा मार दीजिए सर। अब जहां भी है सर 4 ऑक्सीडेशन, 6 ऑक्सीडेशन, 8 ऑक्सीडेशन, तो 4 पे, 6 पे, 8 पे और 10 पे। लेकिन क्वेश्चन आजकल आ रहा है थोड़ा डिफिकल्ट सर, 8वां नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ऑक्सीडेशन जो होता है वो फैड के हेल्प से होता है और बाकी सभी जगह पे नेड के हेल्प से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं कहीं पास के एंजाइम को याद करने के लिए नहीं बोलता, बस एक ही एंजाइम में बोलता हूं याद करने के लिए, ठीक है। ऑल द एंजाइम ऑफ क्रेब साइकिल प्रेजेंट इनसाइड मैट्रिक्स, क्योंकि मैट्रिक्स में हो रहा है। एक ही ऐसा एंजाइम है जो मैट्रिक्स में नहीं पाया जाता, इसे मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। सेल वाले चैप्टर में बताऊंगा मार्कर एंजाइम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलो फटाफट बताइए। बोले सर बहुत आसान है, एसडीएच, एसडीएच सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, एसडीएच सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। ये एंजाइम एक्चुअली में सर कॉम्प्लेक्स 2 के तरह बिहेव करता है, जो ईटीएस का पार्ट है। ये ईटीएस का पार्ट है सर, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, और ये मौजूद है कहां? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। चलिए ठीक है, चलिए बताइए इस साल के नीट का क्वेश्चन, क्रेब साइकिल में किस स्टेप पे एसएलपी होता है? ठीक है ना, मैं थोड़ा सा क्लू दे दूं ना, जहां पर सचिन तेंदुलकर बैटिंग करेगा। एक ही स्टेप में एसएलपी होता है, लेकिन कहां पास? हाँ ठीक है, इस बार का क्वेश्चन पेपर में आया था, नीट में आया था सर, 7वें नंबर पे एक ही बार एसएलपी होगा, वो भी 7वें नंबर पे होगा। तो आंसर इज क्लियर। चलिए ठीक है, 7वें पे। चलिए बताइए, इस क्रेब साइकिल में एक ही जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जो 5 कार्बन का है, उसका नाम बताइए। इस पूरे क्रेब साइकिल में एक ही जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो 5 कार्बन का है, उसका नाम बताइए। बोले सर कोहली वाला, कोहली वाला नाम है सर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। चलो ठीक है, याद हो जाएगा। चलिए बताइए, कहां कहां पर डीकार्बोक्सिलेशन होता है? क्रेब साइकिल में 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, बताइए कहां कहां? बोले सर कोहली के एक आगे और एक कोहली के एक पीछे, यानी कि 5वें और 6ठे स्टेप पे, 5वें और 6ठे स्टेप पे सर 2 बार डीकार्बोक्सिलेशन होता है, एक एक कार्बन रिलीज हो जाते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्रेब साइकिल में, ठीक है, याद रखना कोहली के आगे जितने भी बैट्समैन हैं 1 2 3 4, ये सभी के सभी सिक्सर मारेंगे, छक्का, और कोहली के बाद जितने बैट्समैन होंगे वो बेटा चौका मारेंगे।
कोहली पंजा, बाद वाले सचिन सहवाग चौका मारते। चलिए ठीक है, अब बताइए फटाफट, एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बनते हैं? एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी बनते हैं? फटाफट, एक क्रेब साइकिल से कितने एटीपी का फॉर्मेशन होगा? बोले बहुत आसान है सर, ऐसे ही आप काउंट कर लीजिए। 3 NADH है तो 9 एटीपी, एक FADH2 है, 2 9 और 2 कितना 11, और एक SLP से बना 12 एटीपी, खत्म, 12 एटीपी बन गए। ठीक है, तो देखिए 2 बार क्रेब साइकिल चला तो 24 एटीपी, 6 एटीपी बन गए लिंक रिएक्शन से, 24 + 6 30, और 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से। सर हमारा काम खत्म। एक क्रेब साइकिल 12 तो 2 क्रेब साइकिल 24, लिंक रिएक्शन में 2 NADH बना 6 एटीपी, 24 और 6 30, ग्लाइकोलिसिस में 2 बार ऑक्सीडेशन हुआ 6 एटीपी, और सर 7वें और 10वें पे 2-2 एटीपी बने थे 10, लेकिन 2 खर्च हो गया तो नेट हो गए 8, तो टोटल हो गए सर 38 एटीपी। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन सर हमने कहीं पढ़ा कि कहीं 38 बनता है और कहीं 36 बनता है, ये क्या सही है? तो ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर में कौन सा सटल पाथवे चलता है, आपके अंदर कौन सा शटल पाथवे चलता है। अगर आप देखिएगा लीवर में, किडनी में, यहां पास मसल में, नहीं मसल में, लीवर में, किडनी में, ठीक है, यहां पास चलता है शटल पाथवे जो 38 एटीपी बनाता है। लेकिन ब्रेन में और मसल में, ब्रेन में, हाँ ठीक है, ब्रेन में और मसल में वहां पर दूसरी तरह के शटल पाथवे चलते हैं, जिससे 2 एटीपी का लॉस हो जाता है। जिन बच्चों को ये वाला शटल पाथवे नहीं आता है, मुझसे मांग लेना लिंक, तो मैंने तुम्हें थोड़ा फास्ट पढ़ा है, ये सब तुम्हें बता रखा है। तो बच्चों वाला भी मैंने एक बार बनाया है, अभी मैंने जो अपने लिंक पे डाला है, बहुत सारे लेक्चर्स, उसमें बहुत सिंपल सिंपल एकदम बच्चों की तरह पढ़ा पढ़ा के एकदम महा महा बच्चों वाला मैंने बनाया है। तो अभी भी तुम्हें लगता है कि कहीं पे तुम्हें मिसिंग है, तो वो वाला लेक्चर को फॉलो कर लेना। ठीक है, मेरे में से सभी को आवाज है? किसके आवाज में प्रॉब्लम है? आलिया का? चलो बाकी का ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, अब आगे चलते। चलो ये बताइए, सबसे पहले बताइए कॉम्प्लेक्स 1 का नाम क्या है? फटाफट ETS में अब चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 1? कॉम्प्लेक्स 1 का नाम बताइए। आवाज आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, तो आकांक्षा ने बताया करेक्ट है, NADH डिहाइड्रोजिनेस, NADH डिहाइड्रोजिनेस। कॉम्प्लेक्स 2 का नाम बताइए फटाफट सभी लोग। सानिया ने बताया, नौसीन, चलो फटाफट, अभी बताया था कॉम्प्लेक्स 2 का नाम, तो अभी बताया आपको, SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, SDH सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। चलो थर्ड, कॉम्प्लेक्स 3 का नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 3? तो आंसर इज द साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B C1 कॉम्प्लेक्स। चलो ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 4? व्हाट इज द नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स 4? तो बोलेगा साइटोक्रोम AA3, लेकिन एनसीईआरटी का लाइन बोलिएगा, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस, एनसीईआरटी का वर्ड बोलिए, नहीं दिया है एनसीईआरटी में साइटोक्रोम AA3, एनसीईआरटी ने जो बोला है वही बोलना है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेस। ठीक है, हु इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन, हु इज द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर इन ETS? Who is the terminal electron and proton acceptor in ETS? बोले सर ये फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है उनका, आंसर ऑक्सीजन। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइटोक्रोम इज नॉट द पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम? ठीक है, बट इज द मोबाइल कैरियर एंड लोकेटेड आउटर साइड ऑफ द इनर मेमोरी। ठीक है, मैंने सारा चीज क्लू दे दिया, वो किसी का पार्ट नहीं है, किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम का पार्ट नहीं है, वो मोबाइल है। हाँ, और थर्ड क्या है, वो इनर मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ रहता है, अंदर की तरफ नहीं रहता। तो आंसर इज द साइटोक्रोम C, आंसर इज द साइटोक्रोम C। तो याद रखिएगा। चलिए, एक NADH कितना ATP बनाएगा? एक NADH से कितने ATP बनेंगे? एक NADH से कितना ATP बनेगा? तो याद रखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ओल्ड हो न्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 3 ATP, आंसर 3 ATP। ठीक है,
चलिए बताइए, एक FADH2 कितना एटीपी बनाएगा? एक FADH2 कितना एटीपी बनाएगा? ठीक है, आंसर 2 एटीपी। सर कंफ्यूजन कहाँ है? तो तुम्हें कंफ्यूजन में नहीं पढ़ना है, मैं वापस से बोल देता हूं। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक NADH से 3 पेयर ट्रांसफर होंगे प्रोटॉन। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक NADH से 3 पेयर यानी 6 प्रोटॉन ट्रांसफर होते बाहर की तरफ। नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक NADH से 10 प्रोटॉन यानी 5 पेयर ट्रांसफर होते हैं। बस यही कंफ्यूजन है। न्यू एनसीईआरटी 10 प्रोटॉन, पुरानी एनसीईआरटी 6 प्रोटॉन, बस खत्म कहानी। उसमें मत जाइए, अब डिटेल मत जाइए। पुरानी एनसीईआरटी एक FADH2 से 2 पेयर तो 2 एटीपी बने। नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 6 प्रोटॉन यानी 3 पेयर ट्रांसफर होते हैं और आपको इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़ना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए ध्यान से, जो कॉम्प्लेक्स 5 है वो क्या है भाई? व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स 5? ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना है। ठीक है, तो बोले सर कॉम्प्लेक्स 5 का बहुत सारा नाम है। ATPase बोल सकते हो, ATP सिंथेज बोल सकते हो, F0 F1 पार्टिकल बोल सकते हो, एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हो, फर्नांडिस मोरैन पार्टिकल बोल सकते हो। आपकी मर्जी, जो बोलना है आप बोलिए। हम तो ATPase नाम जानते हैं, ATP सिंथेज नाम जानते हैं। चलिए ठीक है, जो बोलना है आप बोल सकते हो। चलो ठीक है, यानी ये भी ये तुम्हें क्लियर है। ये बताइए साइनाइड, ठीक है, एक पॉइजन है, वो किस कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करेगा? साइनाइड विल ब्लॉक द विच कॉम्प्लेक्स या विच एंजाइम? तो याद रखना है सर, कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। C ऑक्सीडेज कॉम्पिटिटिव या नॉन कॉम्पिटिटिव? वो इनिबिशन कैसा होगा? कॉम्पिटिटिव होगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा? ये बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाया जाएगा। तो बोलेंगे सर अभी तो रट्टा मार मार के बैठा है, नॉन कॉम्पिटिटिव। किसने बोला कॉम्पिटिटिव? नॉन कॉम्पिटिटिव ना, नॉन कॉम्पिटिटिव। और जो मैलोनेट है, जो मैलोनेट है वो SDH कॉम्प्लेक्स 2 का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है। ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। अरे जो मैं बोल रहा हूं ना, इतना रट्टा मार लो ना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है नाम सुना था, वो बताइए कि एम्फीबोलिक पाथवे में क्या बनाने में इन्वॉल्व होगा? क्या बनाएगा वो? प्रोटीन बनाएगा, क्लोरोफिल बनाएगा, कैरोटीनॉइड्स बनाएगा, साइटोक्रोम बनाएगा, जिब्रेलिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा? एनसीईआरटी ने, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है उसकी मर्जी, भैया हम नहीं करेंगे, आगे नहीं जाएंगे क्रेब साइकिल में, तुम जबरदस्ती भेजोगे क्या? मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, और मैं जाकर के बनाऊंगा साइटोक्रोम, मैं बनाऊंगा क्लोरोफिल, मैं बनाऊंगा फाइटोक्रोम, मैं बनाऊंगा फाइटोक्रोम। ठीक है, तुम लोग क्या लिख रहे हो भाई? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये OA कहां से आ गया रे भाई? ये क्या लिखा है तुम लोगों ने? अरे सक्सिनाइल कोएंजाइम है, ठीक है, वो बनाएगा क्लोरोफिल, साइटोक्रोम और फाइटोक्रोम। जो आपका था ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड, हाँ अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, वो बनाएगा ग्लूटामिक एसिड। और जो ऊपर में था ऑक्सैलो, एक कौन सा था? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, वो बनाता है आपका स्पार्टिक एसिड। चलो ठीक है, चलो फटाफट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चलो ये बताओ, फटाफट बताइए, RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन, RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन कितना होगा? प्रोटीन का RQ वैल्यू बताइए, व्हाट इज द RQ वैल्यू ऑफ प्रोटीन? फटाफट, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 0.9। RQ वैल्यू ऑफ फैट्स, RQ वैल्यू ऑफ फैट्स, तो आंसर इज 0.7, 0.7। ठीक है, RQ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, RQ वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, तो आंसर इज मोर देन 1, आंसर इज मोर देन 1। चलो ठीक है, करेक्ट करेक्ट, ठीक है करेक्ट। चलो ये बताइए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा है? बोले हाँ सर पढ़ा है, पढ़ा है आपने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये बताइए कितने परसेंट अल्कोहल बनने के बाद ईस्ट अपने आप मर जाएगा? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है? ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, अल्कोहल बनाता है। तो कितने परसेंट अल्कोहल बनने के बाद में अपने आप वो टॉक्सिक हो जाएगा, इस टॉक्सिक होने के चलते वो डेथ कर जाएगा, वो मर जाएगा। तो याद रखना है, एनसीईआरटी का डाटा है 13%।
13%। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे भाई? तुम्हें 70% वाला बनाना है तो कैसे बनाइएगा? 13% में तो वो मर जाएगा। तो आपके पास कौन सा मेथड है 13% से लेके 80% बनाने के लिए? तो ठीक है, आकांक्षा ने एकदम करेक्ट बताया। आंसर सिंपल है, डिस्टिलेशन। आंसर एकदम सिंपल है, डिस्टिलेशन। चलो ठीक है, एक चीज शायद मैं बताना भूल गया था, शायद मैंने भूल गया, तुम्हें आता होगा। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। ये देखिए देखिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बताता हूं, ध्यान से सुनना। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देखो, सबसे पहले तुमने लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, GLU, ग्लूकोज लिया। बोले ठीक सर। अब ये बना 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, CH3, C डबल बॉन्ड O, COOH, ये है पायरुविक एसिड। शॉर्ट फॉर्म में लिख दू 3 कार्बन का है पायरुविक एसिड। सेल में ऑक्सीजन नहीं है, तो ये अब फर्मेंटेशन के लिए जाएगा, तो सबसे पहले होगा डीकार्बोक्सिलेशन। CO2 हट गया, तो ये बन गया भाई साहब, क्या बन गया? 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड। प्रोसेस बी का नाम क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, अब क्या होगा? प्रोसेस 3, रिडक्शन। हाइड्रोजन को जोड़ना है, तो ध्यान से सुनना, जो मैं बोलूंगा एनसीईआरटी के रेफरेंस में बोलूंगा, ध्यान से दिखना। ये है एसिटल्डिहाइड, इसमें आप रिडक्शन करो, हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। सर कैसे जुटेगा? देखिए जोड़ते, ये आप डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ये बॉन्ड को तोड़िए। एक मिनट यार, सारा काहे के लिए टूट गया? ये डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड को तोड़ा, एक तरफ H आया, एक तरफ H आया, बन गया इथाइल एल्कोहल। लेकिन इस रिडक्शन कराने के लिए एंजाइम चाहिए, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। देखो नाम में लिखना, ये इथाइल एल्कोहल बनाया। कैसे बनाया? हाइड्रोजन जोड़ करके, तो नाम पड़ा एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। इसे एक्टिवेट करने के लिए मिनरल नोटेशन कहता था जिंक चाहिए। अब समझ में आया? एनसीईआरटी में लिखा है जिंक विल एक्टिवेट एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस, जो फर्मेंटेशन में यूज होगा। और यहां पर कौन सा एंजाइम चाहिए? पायरुवेट ऑक्सीलेज, जो पायरुविक एसिड से CO2 भगा देगा, तो नाम क्या हो जाएगा? पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। और एल्कोहल बनाने के लिए क्या नाम पड़ा? एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस। तो मेरे में से याद होगा। सर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे तो देखिए, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज ले लिया और बन गए 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, CH3, C डबल बॉन्ड O, COH। सर क्या करेंगे आप? दही बनाने वाला बैक्टीरिया डायरेक्टली रिडक्शन करेगा। सर रिडक्शन कैसे हो जाएगा? देखिए CH3 और ये डबल बॉन्ड को तोड़िए, डबल बॉन्ड को तोड़िए। बोले सर तोड़ दिया, अब हाइड्रोजन जोड़ दो और बन गया लैक्टिक एसिड। सर एंजाइम का नाम? अरे यही एंजाइम है, LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। देखो ना नाम में क्या लिखा है? लैक्टिक एसिड बनाया तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, यहां पर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज शायद आप चेक कर लीजिएगा इंटरनेट पे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट कौन करता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। मुझे लग रहा है शायद ये भी जिंक करना चाहिए, देख लीजिएगा एक बार, चेक कर लीजिएगा लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट कौन करेगा। चलो ठीक है, यानी मेरे में से तुम्हें रेस्पिरेशन में भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्पिरेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रेस्पिरेशन में कुछ बचा नहीं तो सारा चीज कर लोगे। चलो नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, चलो ठीक है, फोटोसिंथेसिस। चलिए बताइए फटाफट, फटाफट बताइएगा। ये बताइए, आपके पास में दो तरह के फोटोफॉस्फोरिलेशन है, एक का नाम साइक्लिक है, एक का नाम नॉन साइक्लिक है। ध्यान से पहले लिख देता हूं, तुम लोग बहुत रोते भी तो, पहले मैं साइक्लिक बना रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये आपका PS1 है, ठीक, फोटो सिस्टम 1। यहां पर है रिएक्शन सेंटर, दो फोटोन गिरा, दो फोटोन गिरा यानी दो लाइट आया, दो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट गए। कहां? FRS में। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा FRS की जगह FES मिल सकता है, कहीं पे आपको FRS की जगह FES, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स का बना है, इसलिए FES भी मिल सकता है, FES।
ठीक है। एफआरएस अपने पास इलेक्ट्रॉन रखेगा नहीं क्योंकि उससे ज्यादा भूखा है, इलेक्ट्रॉन का भूखा है, जिसका नाम है एफडी। एफडी से ज्यादा भूखा है कौन? पीक्यू, प्लास्टोक्यूनॉन। ठीक है। प्लास्टोक्यूनॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा है साइटोक्रोम B6F। इतना ज्यादा भूखा है कि साइटोक्रोम B6F जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, पीक्यू से लेगा, उस दौरान एनर्जी निकलेगी और उसी एनर्जी से बनेगा एटीपी। बोले सर एटीपी तो प्रोटॉन ग्रेडियंट से बनता है। हाँ मालूम, लेकिन प्लास्टोक्यूनॉन में ताकत है, वही तो प्रोटॉन को पकड़ के लाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा और बाद में एटीपी बनेगा। साइटोक्रोम B6F से बना पीसी, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से 1 में चला गया। सेम इलेक्ट्रॉन निकला, बाहर गया, आ गया, वापस आ गया, सेम इलेक्ट्रॉन बार बार घूम रहा है और इस दौरान एटीपी बन रहा है। इसी को कहते हैं आप साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है। केवल फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सर, नॉन साइक्लिक में तो वापस से सीख लीजिए ना, 1 मिनट लगेगा टाइम। यहां पर सर 2 फोटो सिस्टम है सर। सर 2 को नीचे क्यों लिखा, फोटो सिस्टम 2 को क्यों नीचे लिखा? क्योंकि हमने ये जो पूरा अरेंज किया है ना, ये कहानी वो रिडॉक्स पोटेंशियल स्केल पे है। फोटो सिस्टम 2 का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा है, +1.2 है, इसलिए मैंने नीचे लिखा, एनसीईआरटी में नीचे लिखा है। 1 का ऊपर है, इसलिए एनसीईआरटी ने 1 को ऊपर लिखा है, लगभग 0 के आसपास। ये -0.8 है। सभी चीज रिडॉक्स पोटेंशियल के स्केल पे ही लिखा जाता है। बोले ठीक है सर, अब क्या होगा? 2 फोटोन गिरेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, ये गए फियोफाइटीन में, फियोफाइटीन से क्यूनॉन। लगातार 2 बार पेपर में आ चुका है, एनसीईआरटी फॉलो नहीं करता। चलो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पीक्यू पे आते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन। एनसीईआरटी में तो फियोफाइटीन भी नहीं है। प्लास्टोक्यूनॉन से साइटोक्रोम B6F, इसी दौरान जब इलेक्ट्रॉन जाएगा उसी दौरान एनर्जी इमीट होगा और बनेगा एटीपी। सर एटीपी ऐसे थोड़ी बनता है, मालूम है भाई, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस से बनता है। लेकिन एनसीईआरटी ने बताने की कोशिश की, प्लास्टोक्यूनॉन ने उस ताकत को यूज किया और उस ताकत से ही प्रोटॉन को पकड़ा, प्रोटॉन ग्रेडियंट बना, जिससे एटीपी बनता है, मालूम है। साइटोक्रोम B6F से पीसी बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉपर कंटेनिंग है। इसी दौरान 2 फोटोन और गिरे, कहां? PS1 पे। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इस 2 इलेक्ट्रॉन की भरपाई पीसी कर देगा। अब ये 1 कहां देगा? तो सर ये देगा एफआरएस को, एफआरएस से जाएगा एफडी को, एफडी से जाएगा एक एंजाइम एनआर, एनएडीपी रिडक्टेस, नई एनसीईआरटी एफएनआर, जो क्या करेगी, एनएडीपी प्लस में इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगी और बना देगी एनएडीपीएच। ये कहानी। ठीक है। साथ साथ 2 प्रोटॉन भी पकड़ेगी। एफएनआर 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां से दे दिया, 2 प्रोटॉन उसने स्ट्रोमा से पकड़ लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, आपने बेटा ताकत खर्च किया। देखो तुम्हारे पास समझो ऐसे, तुम्हारे पास 5 रुपए थे, घर वाले ने 100 रुपये दे दिया, तुम तो बेटा पूरा एक्साइटेड हो गए, अरे तेरे पास 5 रुपया था, 100 रुपये हो गए, तो मैं तो जाके अब चाट पकौड़ा खाऊंगा भाई। तुम्हारे पास अभी क्या था, एनर्जी कम था, एनर्जी आपने दिया, चाट पकौड़ा अब 100 रुपया मिल गया, बेटा तुम तो पूरा एक्साइटेड हो ना। देखिए आप हिल चले गए, पहले एनर्जी आपके पास कम थी, 5 रुपए थे, अब 100 रुपये दे दिया, लाइट की एनर्जी है, लाइट ने बेटा एनर्जी दे दिया आपको, पूरा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा दिया। तो ये हो गया डाउन से अप जाना, अपहिल। बोले ठीक है, अब चाट पकौड़ा खाते, जो चाट पकौड़े वाले सारा पैसा तुम्हारा खींच लिया, तो ये अब जाएगा ईटीएस में। ये जो यहां से यहां, ये ईटीएस है। ईटीएस क्या करेगा, तुम्हारा पैसा खींच लेगा, तुम्हारा ताकत जो है ना इलेक्ट्रॉन का खींच लेगा ना, बहुत ज्यादा तुम्हारे पास ताकत था, तो उस ताकत को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने ले लिया और उसी से बनाया एटीपी। तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ गए तो एनर्जी इमिट हुआ, इसी से एटीपी बन गया, ये हो गया डाउनहिल। फिर से अब चाचा के घर पहुंच गए, अभी पापा ने दिया था पैसा, अब अंकल के पास आ गए, उन्होंने बेटा 2 फोटोन आया, पैसा दिए तुम्हें, तुम एक्साइट फिर से हो गए,
अफिल, अफिल हो गया। अब फिर से नीचे आओ, लेकिन यहाँ ईटीएस नहीं है, यहाँ एंजाइम है। वो एंजाइम वो ताकत यूज कर लेगा और एक एसिमिलेटरी पावर, एक ताकत बनाएगा एनएडीपीएच। एनएडीपीएच भी एक तरह का ताकत ही है। जैसे एटीपी एक ताकत होता है, इसी तरह से एनएडीपीएच भी तो एक ताकत है। याद करो रेस्पिरेशन में एनएडीएच 3 एटीपी बनाता था, तो एनएडीपीएच भी तो एक तरह का ताकत का रूप ही तो है। तो ये भी एनर्जी को पकड़ा और ये एनएडीपीएच के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड द जेड स्कीम। यही है नॉन साइक्लिक। सर ये ऊपर नीचे क्यों बनाया? क्योंकि रिडॉक्स पोटेंशियल के टर्म में अरेंज है। सेकेंड चीज, सर ये एक ही बार साइकिल चलेगा? नहीं, ये साइकिल 1 सेकंड में करोड़ों बार चलेगा। तो सर बार बार कैसे चलेगा? इसलिए अब हमें ओईसी चाहिए जो वाटर को तोड़ेगा और वहां से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन को रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाएगा फोटो सिस्टम 2 को। अगला जेड स्कीम चलाइए। अब हर बार वाटर डोनर वाटर, इलेक्ट्रॉन डोनर कौन होगा? वाटर होगा। वाटर का इलेक्ट्रॉन चला, अपहिल, नीचे आया, एनर्जी इमिट किया, ईटीएस ने खींच लिया, एटीपी बना लिया। फिर से ताकत दो, सनलाइट का एनर्जी दो, अपहिल। फिर से नीचे आओ, डाउनहिल, उस ताकत को एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर लिया गया। ये हो गया नॉन साइक्लिक। अब मुझे बताइए, ये बताइए, ठीक है, कि फोटो सिस्टम 2 किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, साइक्लिक में या नॉन साइक्लिक में? चलिए फटाफट 5 क्वेश्चन करते हैं इस पे। फोटो सिस्टम 2 किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक? चलो फटाफट। ठीक है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहां हो रहा है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक? फोटोसिस्ट ऑक्सीजन इवॉल्व कहां हो रहा है, फोटोलिसिस कहां हो रहा है? आंसर नॉन साइक्लिक। एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? एनएडीपीएच का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? आंसर नॉन साइक्लिक। एटीपी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? एटीपी का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? आंसर दोनों। वहां भी एटीपी बना, यहां भी एटीपी बना, वहां भी एटीपी बना, यहां भी बना, दोनों जगह हो रहा है। ध्यान से, हु इज द बेटर, हु इज द बेटर? बेटर कौन है, साइक्लिक नॉन साइक्लिक? हु इज द बेटर वन? साइक्लिक ज्यादा अच्छा है या नॉन साइक्लिक? कुछ तो होगा। ज्यादा अच्छा कौन है, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? सोचो, बेटर कौन लग रहा है तुम्हें? सर नॉन साइक्लिक बेटर, सर एनएडीपीएच भी बनाता है। अरे एक मिनट, थोड़ा सोचो। डार्क रिएक्शन चलाने के लिए, डार्क रिएक्शन चलाने के लिए एटीपी भी चाहिए और एनएडीपीएच भी चाहिए। तो बेटर कौन है? साइक्लिक में एनएडीपीएच नहीं बन रहा है, साइक्लिक में केवल बन रहा है क्या, एटीपी, एनएडीपीएच तो बन नहीं रहा, इसलिए नॉन साइक्लिक ज्यादा बेटर है। ठीक है, लेकिन सर फिर साइक्लिक चलता क्यों है? ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम मैच्योरिटी आ चुकी है, ये चैप्टर कंप्लीट है, तो तुम इतना सीख सकते हो। क्योंकि डार्क रिएक्शन में एक ग्लूकोज बनाने के लिए 12 नहीं 18 एटीपी चाहिए। देखो 18 एटीपी चाहिए और 12 एनएडीपी चाहिए। ज्यादा क्या चाहिए सोचो, ज्यादा कौन चाहिए? सर 18 एटीपी और 12 एनएडीपी। सर एटीपी ज्यादा चाहिए, यानी कि तुम्हें क्या करना है, एटीपी ज्यादा चाहिए, एनएडीपी कम चाहिए। और जेड स्कीम में तो दोनों इक्वल बने ना, जेड स्कीम में दोनों इक्वल बन रहे हैं, इसलिए एक्स्ट्रा वाला भरपाई कौन करेगा? एटीपी 18 चाहिए और ये 12 चाहिए, तो एक्स्ट्रा का भरपाई कौन करेगा? इसलिए इसलिए वो एक्स्ट्रा भरपाई करने के लिए साइक्लिक चलाता है। थोड़ा लॉजिकल सोचो, नॉन साइक्लिक बेटर है, लेकिन एटीपी का डिमांड ज्यादा है, एनएडीपीएच का डिमांड कम है, तो एक्स्ट्रा वाला डिमांड कहां से करोगे? इसलिए वो साइक्लिक चलाते। सेकंड, अगर सेल पे मोर देन 680 अगर गिर ही जाए तो सेल के पास ऑप्शन नहीं है, प्लांट के पास ऑप्शन नहीं है, तो वो केवल साइक्लिक चलाएगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, थोड़ा लॉजिकल रहो, चीजें बनेगी। चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया? ठीक है, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस किसने दिया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। बोले सर सिंपल है, पीटर मिशेल। उसकी तीनों कहानी याद रखिएगा, तीनों कहानी याद रखिएगा। एनसीईआरटी ने बेटा 2 पेज लिया है, तो बकवास नहीं करेगा एनसीईआरटी। 2 पेज मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक कहानी
वाटर टूटने से प्रोटॉन बढ़ा। दूसरी कहानी प्लास्टोक्विनोन यानी ईटीएस का पार्ट प्लास्टोक्विनोन ने प्रोटॉन को पकड़ के लाया। और तीसरी कहानी एफएनआर नाम के एंजाइम ने स्ट्रोमा से 2 प्रोटॉन पकड़ा। 3 कहानी। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते। चलो ठीक है, ये बताइए फटाफट, ठीक है, ये बताइए एक जेड स्कीम चलाने में, तुम्हें जेड स्कीम दिख रहा है ना, एक जेड स्कीम चलाने में एक वाटर टूट रहा है। ध्यान से सुनना, एक जेड स्कीम चलाने में एक वाटर टूटा और हाफ ऑक्सीजन रिलीज हुई। ठीक, तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करना है, थोड़ा लॉजिकल। एक जेड स्कीम चला, 2 फोटोन PS2 पे, 2 फोटोन PS1 पे, 4 फोटोन चाहिए। एक जेड स्कीम को चलने के लिए एक वाटर टूटता है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए 2 जेड स्कीम, यानी कि कितने फोटोन चाहिए? 8 फोटोन की रिक्वायरमेंट होगी। यही कहलाता है क्वांटम रिक्वायरमेंट। दिस इज नोन एज द क्वांटम रिक्वायरमेंट, 8 फोटोन। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द क्वांटम यील्ड? एक फोटोन डालो कितने ऑक्सीजन रिलीज होंगे, एक फोटोन डालो कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। एक फोटोन डालिए कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज। सर बहुत आसान है, 1/8। इट इज अ क्वांटम यील्ड, क्वांटम यील्ड। चलिए ठीक है, क्वांटम यील्ड। चलो ठीक है, ठीक। फोटो सिस्टम 1 और 2 किस बेसिस पे रखा गया है ना? 1 एंड 2 का कहानी क्या है? किसे 1 मानेंगे, किसे 2 मानेंगे? कहानी क्या है? फोटो सिस्टम 1 और 2, 1 2 क्यों रखा गया? तो आंसर सिंपल है, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कवरी। जो पहले डिस्कवर्ड हुआ 1, बाद में डिस्कवर्ड हुआ 2। चलो ठीक है, याद है, रट्टा मारा है। चलो, फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर कौन है? फोटो सिस्टम 2 में रिएक्शन सेंटर कौन है? विद द रिएक्शन सेंटर इन द फोटो सिस्टम 2, किसी को याद है? बहुत सिंपल है, P680। P680। हु इज द रिएक्शन सेंटर इन फोटो सिस्टम 1? फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर कौन है? तो आंसर सिंपल है, P700। P700। चलो करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन सोचा तो था, क्या है? ठीक है, हाँ, OEC किस फोटो सिस्टम से एसोसिएट होता है? OEC किस फोटो सिस्टम से एसोसिएट होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इज अ 2। और बैक्टीरिया में, बैक्टीरिया के अंदर में फोटो सिस्टम 2 नहीं होते, इसलिए OEC नहीं होगा, वाटर नहीं टूटेगा और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होंगे। ये 4 चीज याद रखना। बैक्टीरिया के अंदर में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो PS2 नहीं है, OEC नहीं है, वाटर नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, इनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। चलो ठीक है, ये बड़ा आसान सा था। चलो अब नेक्स्ट, चलो फटाफट डार्क रिएक्शन से अब पूछता हूं फटाफट। चलो ये बताइए, डार्क रिएक्शन को एक बार चलाने के लिए, यानी एक बार कैल्विन साइकिल को रन करने के लिए कितने एटीपी और कितने NADP चाहिए? डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए कितने एटीपी और कितने NADP चाहिए? फटाफट, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, बच्चों वाला ये सब क्वेश्चन है। एक बार डार्क रिएक्शन को रन करने के लिए कितने एटीपी और कितने NADP चाहिए? बहुत ही आसान सर, 3 एटीपी और 2 NADP। ठीक है, एक कैल्विन साइकिल में तीन स्टेप होते, उन तीनों स्टेप का नाम बताइए। कैल्विन पाथवे के 3 स्टेप होते हैं, कैल्विन पाथवे के 3 स्टेप होते हैं, उसका नाम बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कैल्विन पाथवे इज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, ठीक है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ गया, एक कैल्विन पाथवे में रीजनरेशन में एक ग्लूकोज बनाना है, ध्यान से सुनना, अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं। एक ग्लूकोज बनाना है, कैल्विन पाथवे चलेगा, तो रीजनरेशन में कितने एटीपी खर्च हो जाएंगे? मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, एक ग्लूकोज बनाने में मुझे रीजनरेशन में कितने एटीपी खर्च हो जाएंगे? बोलो। ठीक है, आकांक्षा का करेक्ट है,
जया ने करेक्ट दिया, सभी बोलो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन तो है। मुझे एक ग्लूकोज बनाना है, तो कैल्विन पाथवे कितनी बार चलेगा? 6 बार। एक कैल्विन पाथवे में 2 एटीपी तो रिडक्शन में खर्च होते हैं, 1 एटीपी रीजनरेशन में होता है, तो एक कैल्विन पाथवे में एक ही एटीपी रीजनरेशन में खर्च होगा, तो 6 बार साइकिल चलाएंगे तब तो एक ग्लूकोज बनेगा। आंसर 6 एटीपी। चलो करेक्ट, इतना सोचो। चलो नेक्स्ट, जो कैल्विन पाथवे को डिस्कवर्ड किया गया था, किस एल्गी पे रिसर्च करके किया गया था? कैल्विन पाथवे जो ढूंढा गया वो किस एल्गी पे हमने ढूंढ करके बताया? ठीक है, तो आंसर इतना नहीं, सैंड डेस्मस ठीक है, क्लोरेला चलेगा, क्लोरेला चलेगा, ठीक है, क्लोरेला एंड द सैंड डेस्मस, ठीक है। और इस टेक्निक को क्या कहते हैं जिसमें हमने कार्बन को 14 से लेबल कर दिया था? एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज। इसके लिए नोबेल प्राइज मिलता है मेल्विन कैल्विन को, और उनके को वर्कर थे जिसका नाम था बेसम। आंसर ऑटो रेडियोग्राफी। हु इज द फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट इन द कैल्विन पाथवे? हु इज द फर्स्ट अनस्टेबल प्रोडक्ट इन द कैल्विन पाथवे? मैंने कभी नहीं पूछा ना, तुम लोग आंसर करो, ठीक है, इतना याद रखो। 6 कार्बन कीटो कंपाउंड, 6 कार्बन कीटो कंपाउंड। देखो आमिर जय अभी बताएगा, वो पूरा रट्टा मार के बैठ गया, 2 कीटो पता नहीं क्या है, ठीक है, तो इतना याद वाद नहीं करना है, मुझे भी याद नहीं, ठीक है, लेकिन तुम्हारे नोट्स में लिखा है, ठीक है, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बताइए, रुबिस्को डुअल नेचर का है, रुबिस्को डुअल नेचर का है, एक CO2 से भी बाइंड कर सकता है, ठीक है, एक O2 से भी बाइंड कर सकता है। रुबिस्को की एफिनिटी किससे ज्यादा है? रुबिस्को की एफिनिटी किससे ज्यादा है? याद रखिएगा, कभी गड़बड़ नहीं करना है, CO2 से ज्यादा है, ठीक है, ठीक है। अब रुबिस्को जो है वो O2 से भी बाइंड कर सकता है अगर 4 कंडीशन प्रोवाइड करे। रुबिस्को अपनी एफिनिटी चेंज कर सकता है, वो चाहता तो बाइंड करना किसे? CO2, लेकिन वो एफिनिटी को चेंज, देखो आकांक्षा ने आंसर दे दिया, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर, हाई O2 एंड लो CO2। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, देखो क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, at high CO2 concentration, at high CO2 concentration, which plant show photo respiration? C3, C4, none. At high CO2, ए मारूंगा आकांक्षा, अरे भाई साहब 1 मिनट रुक रहे भाई, मैं बोला ना, अरे लो CO2 कंसंट्रेशन पे फोटो रेस्पिरेशन होता है। मैंने क्वेश्चन पूछा एट हाई CO2 कंसंट्रेशन, CO2 का अमाउंट ज्यादा है तो कौन सा प्लांट फोटो रेस्पिरेशन करेगा? तो बोले कोई प्लांट नहीं। C3 प्लांट, एक तो C4 कभी करता ही नहीं, C4 कभी भी फोटो रिस्पिरेशन नहीं करेगा, केवल करेगा कौन? C3। लेकिन जब 4 कंडीशन हो, हाई CO2 पे नहीं करेगा, लो CO2 पे करेगा, हाई O2 पे करेगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे करेगा, हाई टेम्परेचर पे। एनसीटी का क्वेश्चन है हाई CO2 पे कौन करेगा? आंसर बेटा नो, कोई नहीं करेगा, रूल लो CO2 पे। तो ये जया थोड़ा ध्यान दो ना, चलो, तो ये ठीक है, ये कर लेना। और C4 तो कभी करेगा ही नहीं, कुछ भी कर लो वो नहीं करेगा। चलो अब बताओ, एक C4 प्लांट को, एक C4 प्लांट को एक ग्लूकोज बनाना है, उसके लिए कितने एटीपी और कितने NADPH एक्स्ट्रा चाहिए? क्वेश्चन घुमा के बोल रहा हूं, वापस से सुनो। एक C4 प्लांट है, मेस, शुगर केन, शोरगम, एट्रिप्लेक्स, उसे एक ग्लूकोज बनाना है, तो C3 प्लांट के कंपैरिजन में कितने एटीपी और कितने NADPH एक्स्ट्रा चाहिए? चलो अब आंसर करो, एक ग्लूकोज बनाना है C4 को, एक्स्ट्रा कितने एटीपी चाहिए? ऐसा नहीं बेटा 30 रट्टा मार मत लो, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि C4 30 एटीपी चाहिए, C3 18 एटीपी चाहिए, एक्स्ट्रा कितना चाहिए? तो बोले वो एक्स्ट्रा 12 चाहिए, और NADPH सेम चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। चलो ठीक है, विच प्लांट शो, विच प्लांट शो क्रैंच एनाटॉमी? C3, C4 और CAM? विच प्लांट शो क्रैंच एनाटॉमी? C3, C4 और CAM? आंसर C4। विच प्लांट कंटेन रुबिस्को? C3, C4, CAM?
C3, C4 एंड कैम। आंसर ऑल। दुनिया का कोई भी फोटोसिंथेसिस करे उसमें रुबिस्को होना जरूरी है, उसमें रुबिस्को होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट शो फोटो रेस्पिरेशन? C3, C4, C3, C4 कौन फोटो रेस्पिरेशन करेगा? ठीक है, ये बताइए C4 जो प्लांट है वो मोनोकॉट है, डाइकॉट है या बोथ? C4 प्लांट कैसे है, मोनोकॉट, डाइकॉट और बोथ? तो इसमें कंफ्यूजन है सर, दोनों है। मोनोकॉट भी है सर, 1500 स्पीसीज है, 900 तो मोनोकॉट है, 600 डाइकॉट है, बहुत है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, मोस्टली मोनोकॉट, चलो चलेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो याद रखना, एग्जांपल याद रखना, मेस, एट्रिप्लेक्स, ठीक है, पेनिसीटम, मैप्स करके बताया था, मैप्स करके बताया था, पेनिसीटम। और एस फॉर शुगर केन, दुनिया में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस शुगर केन करेगा। चलो, विच प्लांट कंटेन पेप्को? C3, C4 कैम। विच प्लांट कंटेन पेप्को? तो मेरे में से शीतल ने बोला ऑल, ये भी करेक्ट है। आकांक्षा ने बोला C4। तो मेरे में से मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलोगे तो आंसर C4 होगा और कैम होगा, लेकिन एलेन के बुकलेट में दिया है ऑल, C3 भी है, C4 भी है, कैम भी है। तुम बोले सर क्यों? फोटोसिंथेसिस में कोई जरूरत नहीं है। जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के दौरान पेप को चाहिए होता है। तो एक तरह से थोड़े से क्वेश्चन को ध्यान से देखना इसको, तो मेरे में से आप केवल C4 भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आएगा तब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए फोटो रेस्पिरेशन में 3 सेल ऑर्गेनेल का सीक्वेंस बताइए। सीक्वेंस, ये CPM, आकांक्षा का CPM है, आलिया CPM, हाँ तो इसमें गड़बड़ मत कर, PCM मत कर देना। पहले क्लोरोप्लास्ट, देन पेरोक्सिसोम, देन द माइटोकॉन्ड्रिया, CPM। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, हु इज द बेटर एंजाइम, रुबिस्को और पेप्को? हु इज द बेटर एंजाइम, रुबिस्को और पेप्को? तो किसी ने बोला रुबिस्को, किसी ने बोला पेप्को। देखो पहले चीजों को समझो, सर किस चीज में बेटर? पहला तुम्हारा क्वेश्चन ये उठना चाहिए, सर किस चीज में बेटर, क्या बेटर, बेटर मतलब क्या? देखो ध्यान से सुनो, मान लो मैं पेप्को हूं और तुम रुबिस्को, ठीक है, मैं तुमसे अच्छा बायो बॉटनी पढ़ सकता हूँ, तुमसे अच्छा मैं बॉटनी समझ सकता हूँ कोई भी बुक पढ़ कर, तुमसे बेटर हूं मैं ना बॉटनी पढ़ने में। लेकिन नीट का एग्जाम तो तुम ही दो, नीट का एग्जाम तो तुम दोगे, इसलिए मैं पढ़ तो सकता हूं, तुम्हें समझा भी सकता हूं, लेकिन मैं एग्जाम नहीं दे सकता। तो दुनिया में जिसको भी ग्लूकोज बनाना है उसे बेटा रुबिस्को चाहिए ही चाहिए, लेकिन रुबिस्को नौटंकी बहुत करता है, नौटंकी बहुत करता है, इसलिए उसे पेप्को की सहायता लेनी पड़ती है कि CO2 का वो कंसंट्रेशन को बढ़ाए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम जगह तो शायद तुम लोग इतना समझ पाओ तो अच्छी बात है। सर रुबिस्को दुनिया का सबसे बेस्ट एंजाइम है, वही फोटोसिंथेसिस करता है, तो सर वो डुअल एक्टिविटी क्यों करता है, वो O2 से भी बाइंड करता है, CO2 से भी क्यों करता है? अगर वो सबसे बेस्ट एंजाइम है तो नेचर ने क्यों बनाया? कभी सोचा तुमने? नेचर तो बेटा अच्छा ही की तरफ ले जाता है, तो रुबिस्को में क्यों बनाया कि CO2 भी जुड़ सके, O2 भी जुड़ सके? तो आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि देखो इसका अच्छाई वाला इफेक्ट तो हमें मालूम ही नहीं, अच्छाई वाला इफेक्ट मुझे मालूम नहीं है, इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये कि नेचर ने क्यों बनाया? तो सुनो कहानी, शायद समझ जाओगे। नेचर इसलिए बनाया कि जब पहली बार रुबिस्को बना, वो तो प्रोकैरियोट्स में बना, दुनिया में पहली बार फोटोसिंथेसिस कौन किया? बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में कौन बना? रुबिस्को बना। इसने क्या पढ़ा? RUBP को पकड़ा और उसमें किसको जोड़ दिया? CO2 को। जब बैक्टीरिया बना था, इसने अर्थ पे आया था, उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, उसमें ऑक्सीजन था ही नहीं, तो नेचर को कोई मतलब ही नहीं था, नेचर को कोई मतलब नहीं, CO2 आके आराम से केवल CO2 केवल बाइंड करता था। जब अर्थ बना था, एनारोबिक कंडीशन था, केवल कौन बाइंड करता था? CO2। ये तो ब्लू ग्रीन एल्गी के बाद आने पे ये ड्रामा बढ़ गया कि वो CO2 से भी बाइंड करने लगा। तो जब रुबिस्को बना था तो नेचर में O2 था ही नहीं, नेचर में O2 था ही नहीं। अगर O2 था ही नहीं तो नेचर ने बना दिया कि भाई ये CO2 से बाइंड करना, लेकिन बाद में पता चला अरे ये तो O2 से भी बाइंड कर रहा है।
ना। तो नेचर ने बनाया ठीक था, लेकिन बाद में थोड़ा डिफॉल्ट निकल गया। लेकिन कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि ये O2 से बाइंड करता है, ये भी बेटर है। किस टर्म में बेटर है? ये ग्रेजुएशन में पढ़ना होता है। ये फोटो ऑक्सीडेशन से बचा देगा। फोटो रेस्पिरेशन में क्या होता है? ऑक्सीजन से बाइंड कर जाते हो, और ऑक्सीजन अगर रहता तो ये क्या होता है? ऑक्सीजन क्या होता है? फ्री रेडिकल बनेगा, डैमेज करेगा। तो इससे बेटर है कि फोटो रेस्पिरेशन के नाम पे ऑक्सीजन को खींच लो, जिससे फोटो ऑक्सीडेशन ना हो, तुम्हारे पिगमेंट बच जाएं। तो तुम्हारा पॉजिटिव इंपैक्ट है, लेकिन तुम ना जानो तो बेटर है। इतना डिटेल में कोई नहीं जानता। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया? किसने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर दिया? विच साइंटिस्ट प्रपोज द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर? तो बोले सर ब्लैकमैन। ब्लैकमैन, ठीक है। क्या उसका एकदम डिफिनीशन याद रखो कि सिंपल, तुम्हारा एग्जाम का मैं ले लेता हूं। तुम्हारा रैंक अगले साल कितना आएगा मैं बताऊं? तुम्हारा अगले साल रैंक कितना आएगा मैं बता रहा हूं। तुम्हें बॉटनी भी पढ़ना है, जूलॉजी भी पढ़ना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है। जो तुम्हारा सबसे वीक है, तुम्हारा जो सबसे वीक है, मान लो फिजिक्स सबसे वीक है, सब ऑप्टिमल ना, ऑप्टिमम से भी कम अमाउंट है तुम्हारा अभी बेटा, वहां पहुंचे ही नहीं, एवरेज में भी नहीं पहुंचो। तो तुम्हारा फिजिक्स जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना ज्यादा, देखो बॉटनी ठीक ठाक कर ही दोगे, 45 में 40 बन जाएंगे, जूलॉजी भी बन जाएंगे, केमिस्ट्री भी बन जाएंगे। तो तुम्हारा अगले साल जो रैंक डिसाइड करेगा वो फिजिक्स डिसाइड करेगा। जो सबसे तुम्हारा वीक है, सबसे तुम्हें कम मार्क्स जिसमें मिलते हैं, उसे बेटा थोड़ा बढ़ा लो, रैंक बहुत इंप्रूव कर जाएगा। यही कहना था ब्लैकमैन्स को कि अगर कोई रिएक्शन में बहुत सारे रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो जिस रिएक्टेंट का अमाउंट ना, जिस रिएक्टेंट का अमाउंट सबसे कम है, मिनिमम वैल्यू सबसे कम अमाउंट में, उसको थोड़ा सा भी बढ़ाओगे तो एक्टिविटी लगातार ना बहुत ही तेजी से वो बढ़ेगी। इसी को कहते हैं हम लोग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। ठीक है, तो मेन कौन है? CO2 है। ठीक है, मेन कौन है? CO2 है। तो मैंने आपको बताया था फैक्टर बहुत सारे, 5 मिनट सुन लो फिर छुट्टी करेंगे। फैक्टर्स बहुत सारे हैं ना, फोटोसिंथेसिस को ना, फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट डालने वाले फैक्टर बहुत सारे। एक फैक्टर है इंटरनल फैक्टर, अंदरूनी, इसी को एनसीईआरटी कहेगा प्लांट फैक्टर। सर क्या है इंटरनल? यानी भैया तुम्हारा लीफ कैसा है, बड़ा है छोटा है, लीफ का साइज कैसा है, लीफ का ओरिएंटेशन कैसा है भाई, लाइट के तरफ है, लाइट के दूर है, किधर है, लीफ का साइज मान सकते हो, शेप मान सकते हो भाई, ठीक है, ओरिएंटेशन मान सकते हो। और उस लीफ में मीजोफिल सेल का डेवलपमेंट, जितना ज्यादा मीजोफिल डेवलप होगा उतना ज्यादा होगा। इंटरनल फैक्टर में लीफ के साथ साथ आप क्लोरोफिल को भी काउंट करिए, क्लोरोफिल ज्यादा है फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। अमाउंट, जितना ज्यादा क्लोरोफिल का अमाउंट फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। ठीक है, ये सब इंटरनल फैक्टर। अंदर में CO2 का कंसंट्रेशन कितना है, ये सब इंटरनल फैक्टर है। अंदरूनी, सर अंदरूनी फैक्टर कैसे कंट्रोल होगा? वो तुम नहीं कर सकते, वो प्लांट का जेनेटिक मटेरियल ही डिसाइड करेगा। प्लांट का लीफ का साइज कितना बड़ा होता है, शेप कैसा होता है, ओरिएंटेशन कैसा होता है, ये तो भाई जेनेटिक कंपोजिशन ही डिसाइड करेगा ना, उसका DNA ही तो डिसाइड करेगा भैया लीफ बड़ा या छोटा ना, शैडो की तरफ रहेगा, इधर रहेगा, ये सब डिसाइड कौन करेगा? जेनेटिक कंपोजिशन। लेकिन बाहरी फैक्टर, एक्सटर्नल, ये इंपॉर्टेंट है। वो कौन है? CO2 का कंसंट्रेशन मेन है, लाइट इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड द वाटर। पहले वाटर को निपटा देता हूं। देखो वाटर का कोई वैल्यू वैल्यू है नहीं। वाटर तो भाई जितना प्लांट लेता है उसका 1% से भी कम ही चाहिए उसे फोटोसिंथेसिस, तो उतना तो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। प्लांट को कभी भी प्लांट नहीं बोलेगा ए पानी की कमी है, अरे भैया तुम्हें चाहिए कितना ना। ये कभी तुम्हारे घर वाले नहीं बोल सकते, दूध वाला ये पैसा नहीं है तुम्हारे पास कैसे दूध खरीदेंगे, अरे भाई तुम्हारे पापा जितना पैसा कमाते हैं ना उसका 1% दूध वाले को जाता है, तो दूध वाले का टेंशन मत लो कि सर ये कैसे होगा ना। तो वाटर तो केवल 1% ही चाहिए जितना प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ठीक। लेकिन अगर वाटर की कमी कर दी, अगर वाटर की तुमने कमी करी, इनडायरेक्ट इफेक्ट देगा। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट। बोले सर कैसे? अगर वाटर का स्ट्रेस कर दिया
तो स्टोमाटा बंद। अगर वाटर की कमी है, वाटर नहीं है जमीन में, तो क्या होगा? पानी अगर नहीं है तो क्या हो जाएगा? पानी की कमी है, प्लांट बोलेगा भैया पानी निकालेंगे नहीं, स्टोमाटा बंद कर दो। स्टोमाटा का बंद हो गया तो CO2 अंदर नहीं आएगा। एक प्रॉब्लम। जो पानी है वो क्या करता है? सेल को टर्जिट कराता है, स्वेल कराता है, फुला देता है, जिससे वो एक्सपोज्ड होते हैं, ना तो मुरझा जाएंगे। मुरझा जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। तो जो भी प्लांट है, लीफ पानी को एब्जॉर्ब करेगा तभी तो एक्सपोज्ड होगा, टर्जिड होगा। इसलिए जैसे ही पानी की कमी करेंगे, वाटर का स्ट्रेस कंडीशन होगा, प्लांट मुरझा जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा। पानी की कमी है, पानी को बचाने के लिए स्टोमाटा बंद, CO2 नहीं आएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। तो वाटर डायरेक्ट तो नहीं है, इनडायरेक्ट रोल प्ले करेगा। पानी की कमी कर दो, दिख जाएगा तुम्हें। गर्मी के दिनों में 12 बजे देख लेना, पानी कम है तो देख लेना उसका ड्रामा क्या होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर डार्क रिएक्शन को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका रुबिस्को बहुत डरता है, आपका जो रुबिस्को है इस टेम्परेचर से बहुत डरता है। रुबिस्को ने बोल दिया भैया C3 प्लांट ने, मुझे 20 से 25 ही टेम्परेचर चाहिए, ज्यादा करोगे फोटो रिस्पिरेशन कर दूंगा, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। C4 का अलग ड्रामा है, बोले नहीं नहीं मेरा एंजाइम तो हाई टेम्परेचर पे ही काम करेगा, लो टेम्परेचर पे मेरा एंजाइम काम करता ही नहीं है। मैं तो भैया 30 to 40, कहीं कहीं पे 40 डिग्री प्लस लिखेगा, मैं तो बेटा हाई टेम्परेचर पे ही काम करूंगा, लो टेम्परेचर पे काम ही नहीं करूंगा। तो टेम्परेचर लाइट रिएक्शन को तो नहीं कंट्रोल करता, डार्क रिएक्शन कैल्विन पाथवे पे बड़ा पकड़ है, तो वो एंजाइम ड्रिवन है। और एंजाइम ड्रिवन है तो एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर से, टेम्परेचर बढ़ाया फोटो रिस्पिरेशन करेगा, प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो टेम्परेचर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है सर। CO2, हाँ CO2 इज इंपॉर्टेंट। ध्यान से देखो, CO2 का दो प्लांट है, एक है C3, एक है C4। C3 में भैया केवल तुम हो, C4 में तुम हो और मैं भी हूं। मतलब मुझे बॉटनी आता है, तुम्हारे पापा फिजिक्स के प्रोफेसर है, सिंपल। C4 मतलब तुम, यू, और ये तुम्हारे पापा, पापा का नाम पेप्को है, ये बेटा फिजिक्स तुम्हें मस्त पढ़ा रहे। C3 के बाद में केवल तुम हो, पापा तो है नहीं, पेप्को तो है नहीं कि तुम्हें बेटा फिजिक्स सिखाएं, तो तुम्हारा फिजिक्स और अच्छा हो जाए। तो नंबर किसके ज्यादा आएंगे सर? C4 को ज्यादा नंबर आएगा। अब देखिए ध्यान से, सिंपल। C3 को मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करना है, मैक्सिमम मार्क्स लाना है, ऐसे समझो। ये C3 प्लांट है और ये C4 प्लांट है, दो दोस्त है, दोनों को फिजिक्स में 100 नंबर लाना है, 100 आउट ऑफ 100, मतलब 180 बाई 180, 180 नंबर का होता है ना फिजिक्स। सर 180 बाई 180 अगले बार लाना है, लाओ भैया। प्रॉब्लम क्या है? C3 को बोला गया कि बेटा फिजिक्स का किताब निकालो, पढ़ना स्टार्ट करो। बोले ठीक है। C3 ने बोला कम से कम मुझे चाहिए बेटा 100 बुक्स चाहिए फिजिक्स के, सी वर्मा, ये वो फल्ला ढेकना पूरा चाहिए। क्यों? C3 के साथ में डिसएडवांटेज, उसे मैथ्स नहीं आता, तो इस 100 बुक्स में ना उसे तो 40 बुक्स तो मैथ्स का ही पढ़ना पड़ेगा। C4 मैथमेटिक्स का बच्चा है, मैथ्स उसने साइड में रखा था। बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स साइड में रखते हैं उनको बहुत बेनिफिट होता है, जैसे शीतल वितल है तो उसको थोड़ा सा एक फिजिक्स पे कमांड हो जाता है धीरे धीरे। रितिका का भी एक था कि उसे फिजिक्स अच्छी आती थी, ठीक है, इसलिए मैथ पढ़ना जरूरी है। C4 बोलेगा 100 बुक का के लिए भाई, मुझे तो 60 ही चाहिए ना, मुझे, मैं मैथ्स वाला बुक क्यों पढ़ूंगा, मुझे फिजिक्स पढ़ना, केवल डायरेक्ट फिजिक्स पढ़ूंगा, तो मुझे 60 बुक की जरूरत है, 180 नंबर लाना। C3 बोलेगा मुझे 100 बुक की जरूरत है, और लाइब्रेरी में जो बुक है वो 80 बुक ही है, ओनली 80 बुक है। अब बताओ C3 कभी भी 180 बाई 180 लाएगा? बोले सर नहीं ला सकता सर, मैक्सिमम ला ही नहीं सकता, क्योंकि 100 बुक चाहिए थे और बुक अवेलेबल है 80। लेकिन C4 उसे चाहिए था 60 और अवेलेबल कितने? 80। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सैचुरेशन पॉइंट पे कौन पहुंच सकता है? C4। C4 पहुंच सकता है क्योंकि रिक्वायरमेंट कितना है? 80 60 ना, और मिल कितना रहा है? 80 अवेलेबल है। यही होता है, यही आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाया जाता था तो बताया गया था इन्वायरमेंट में 21% ऑक्सीजन है, मुझे यही तो बताया गया था, और
CO2 का कंसंट्रेशन है उस दौरान जब मैं पढ़ता था 0.03 था, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग दे विल इंक्रीज टू द 0.04 ना, 0.04 तक पहुंच गया ग्लोबल वार्मिंग के चलते। तो ग्लोबल वार्मिंग से एक फायदा है कि फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, ठीक है। यहां देखिए, तो 0.04 को एनसीईआरटी लिखेगा 400 ppm। कई सारे आपने दोगे ना एलियन का पेपर टेस्ट सीरीज दोगे, आकाश का देखो, तो वहां 400 ppm का मतलब यही है। देखिए ये परसेंटेज है ना, ये पार्ट्स पर मिलियन में निकलिए, 100 में 0.04 100 में, तो मिलियन में कितना होता है मुझे नहीं आता है, शायद शीतल को आता होगा। मिलियन को 100 है, मिलियन में चेंज कर दो, तो मैंने रट्टा यही मारा है कि 400 ppm हो जाएगा, यानी कि 1 मिलियन में इतना अमाउंट हो जाएगा। आपकी एनसीईआरटी इसी को लिखेगा 400 म्यूएल पर लीटर, बस भैया रट्टा मार लो, म्यूएल पर लीटर प्रेजेंट इन्वायरमेंट में है। लेकिन C3 को अपना मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के लिए, क्योंकि इसमें पेप्को नहीं है भाई, डायरेक्टली रुबिस्को है, उसे पहुंचने के लिए C3 को चाहिए कितना चाहिए भाई, आई थिंक मेरे भी से उसे चाहिए 4 कितना चाहिए, हाँ 450 चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस पहुंचने के लिए। C4 को चाहिए 360, ऐसे ही डाटा दे रखा है। प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कितना है 400 है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, थोड़ा कंसंट्रेशन बढ़ा, 400 मौजूद है। C4 को चाहिए 360, C4 मस्त है, उसे चाहिए था 360, अवेलेबल कितना 400। ये बोले हम तो मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं भैया, जितना चाहिए था मुझे मिल रहा है, मैं तो खुश हूं। और तुम्हें तुम्हें कितना चाहिए था पैसे 450, पापा ने कितना दिया 400 दिया, बोले पापा नहीं ऐसे नहीं होगा, अब मैं चाट पकौड़ा कहां खाऊंगी। तो प्रेजेंट एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम C3 के साथ में है, C3 के लिए CO2 लिमिटिंग फैक्टर है, 400 तक जा सकता था लेकिन नहीं है अवेलेबल। कितना अवेलेबल है, तो आई थिंक 400 अवेलेबल है, इसे चाहिए 450 के आसपास, काम नहीं बन रहा है। तो सर कैसे अब करें, तो हमने एक ग्रीन हाउस इफेक्ट लाया ना, ग्रीन क्रॉप्स का, हमने जो क्रॉप्स बनाते हैं ना उसको हरे रंग से कवर कर देते, बस यही है, हरे रंग से कवर कर देते। देखना बॉटनिकल गार्डन में जहां पर आप क्रॉप वगैरह लगाते हो वहां पर हरे रंग से कवर कर दीजिए। बोले सर अब क्या करो, इसके अंदर में CO2 का लेवल बढ़ा दो, CO2 की कमी थी ना, CO2 इनरिच कर दो। प्रेजेंट एनवायरनमेंट कितना था 400, अब बेटा कर दो 500 कर दो। CO2 अब आएगा, अब CO2 आएगा तो क्या होगा, CO2 आएगा तो क्या होगा, CO2 के आने से क्या होगा, सैचुरेशन पॉइंट को तो आप एक्सीड अप कर जाओगे, तो C3 की प्रोडक्टिविटी अब बढ़ा सकते हो अगर CO2 का इनरिचमेंट कराया जाए। और एनसीईआरटी में देखना 2 प्लांट का नाम भी लिखा है, आई थिंक कौन कौन सा प्लांट है बता दो मुझे, मैं सी कुकम्बर लेट्यूस करके कुछ लिखा होगा। हमने 2 प्लांट ऐसे ग्रो करके देखा भी, तो आने वाले फ्यूचर में ऐसे हम लोग ग्रो करा सकते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स बना सकते हैं CO2 को इनरिच करके। तो आपसे क्वेश्चन यही बनेगा सैचुरेशन पॉइंट कितना होगा 450 360 C4 का, प्रेजेंट एनवायरनमेंट में कितना है 400 म्यू है। हाँ टोमेटो एंड द बेल पेपर, चलो ठीक है ठीक है। तो मेरे विषय यहां तक कर लोगे, मेरे विषय तुम्हारा पूरा फैक्टर्स वगैरह भी क्लियर हो गया, मेरे विषय सभी चीज तुम्हें समझ में आ जाने चाहिए। तो मैंने लगभग सारी चीज तुम्हें बता दिया, ठीक है, चलो क्लियर है। तो अब जाओ, और मैंने फोटोसिंथेसिस का सारा कहानी बता दिया तुम्हें। हाँ एक चीज वन लाइनर एनसीईआरटी में नहीं है, वो एलियन वाले पूछेंगे ना C3 C4, वो CO2 का कंसंट्रेशन, ध्यान से सुनो, वो CO2 का कंसंट्रेशन जहां पर P=R आ जाए, इसे कहते हैं कंपनसेशन पॉइंट। CO2 बाहर में कितना है जिसपे फोटोसिंथेसिस का रेट रेस्पिरेशन के इक्वल हो जाए, इसी को कहते हैं CO2 कंपनसेशन पॉइंट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना, वहां पास लिखा होगा C3 के लिए कंपनसेशन पॉइंट कितना होगा 20 से 25 के ppm होगा, और C4 के लिए 0 से 10 ppm के आसपास होगा, ठीक है ना। ये डेटा तुम थोड़ा सा एलन से केवल देख लेना। चलो ठीक है, तो मेरे में से यहां तक बहुत मैंने कितना लंबा क्लास ले लिएगा, ठीक है, कितना टाइम कितना हो रहा है, चलो ठीक है। तो ये बाकी आप कर लेना, मेरे में से सारा मैंने लगभग लगभग सारा रिवीजन करा दिया। अब
ठीक है, 5:17, ठीक है। तो ये बताओ, ठीक है, आज तो मेरा क्लास भी नहीं था दूसरा, ये बताओ अगला चैप्टर कौन सा करना है, प्लांट फिजियोलॉजी ही करे आगे कंटिन्यू या फिर, क्योंकि अब थोड़ा बोरिंग लगेगा, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट थोड़ा बोरिंग है, ठीक है। तो कर लेते प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेते, या बोलो तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या फिर कोई और चैप्टर कर लेते। ट्रांसपोर्ट थोड़ा सा रुक जाओ, एनाटॉमी सब कर लेंगे ना, थोड़ा तब लगेगा, ना तो अभी बोर हो जाओगे। चलो ठीक है, एक प्लांट ग्रोथ कर लेते, उसके बाद ट्रांसपोर्ट करें। चलो ठीक है फिर। ठीक है फिर।